ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें प्रस्तुत कहानियां और उपन्यास काल्पनिक हैं, जिनका उद्देश्य दर्शकों को रोचक और रचनात्मक अनुभव प्रदान करना है। इनमें बताए गए पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं और किसी भी व्यक्ति, जाति, धर्म, समुदाय या संस्था का अपमान करने का उद्देश्य नहीं है। कृपया इन कहानियों को काल्पनिक दृष्टिकोण से ही देखें। तो चलिए कहानी की ओर। हमारे सम्मानित अध्यक्ष राज सिंघानिया। जैसे ही मेजबान की आवाज गूंजी, सभी को पता था कि कौन अगुवाई कर रहा है। कर्मचारियों का एक समूह तालियां बजाने और चिल्लाने लगा, बॉस शक्तिशाली हैं, बॉस उदार हैं, बॉस कमाल हैं, बॉस हम आपसे प्यार करते हैं। राज सिंघानिया अभी भी मुस्कुरा रहे थे। आखिरकार ये कर्मचारी उनकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन जब आखिरी वाक्य गूंजा, उनका चेहरा अचानक ठहर गया। नीचे उत्साह से चिल्ला रहे पुरुष कर्मचारियों के समूह को देखकर उनके दिल में एक ठंडक सी दौड़ गई। कमाल है, एक खेलकूद का आयोजन, क्या यह इन पुरुष कर्मचारियों को समलैंगिक बना देगा? ये सोचकर उन्होंने जल्दी से नीचे चिल्ला रहे कर्मचारियों को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। उन्हें वाकई डर था कि ये लोग जोश में और चिल्लाएंगे और कह देंगे कि वे उनके लिए बच्चा पैदा करना चाहते हैं। बेशक, चिल्लाहट धीरे धीरे थम गई और राज सिंघानिया ने लापरवाही से 2 महंगे कूपन उठाए। ये पैसा उनकी छोटी तिजोरी में जा सकता था। इसके बाद कुछ और लोगों को पुरस्कार मिले, जिनमें मनोहर सिंह और विक्रम यादव शामिल थे। इन लोगों ने रेस वॉकिंग इवेंट में हिस्सा लिया था, इसलिए उनके अंक अभी भी उनसे पीछे थे। और मनोहर सिंह, उसने जैसा स्थान उम्मीद किया था वैसा ही पाया और रेस वॉक में आखिरी स्थान हासिल किया, कुल मिलाकर केवल 1 अंक। ये व्यक्ति जो हर सुबह जॉगिंग करके व्यायाम करता है, उसे केवल 1 अंक मिला। ये वाकई हास्यास्पद है। लगता है उसे वापस जाकर कड़ी मेहनत करनी होगी। मनोहर सिंह, आखिरी स्थान प्राप्त करने वाले, ने पुरस्कार प्राप्त किया और यह खेल आयोजन सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। मनोहर सिंह ने अपने हाथ में 2 कूपन देखे, भावुक हो उठा। ये पहली बार था जब उसने बचपन के बाद किसी खेल आयोजन में पुरस्कार जीता था। श्रीराज के लिए काम करना वाकई अलग है। श्रीराज, अभी 4 बजे भी नहीं हुए हैं। आप इसे कैसे व्यवस्थित करेंगे? क्या सभी अस्थायी रूप से कंपनी वापस जाएंगे? श्रेया नायर राज सिंघानिया के पास आए और धीरे से पूछा। इस समय कर्मचारी जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अभी असली छुट्टी का समय नहीं हुआ था। जो भी हो, आज छुट्टी का समय है। अगर वे कंपनी वापस जाना चाहते हैं तो बड़े ग्राहक के रूप में जा सकते हैं। अगर कंपनी नहीं जाना चाहते तो स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। राज सिंघानिया ने बिना सोचे जवाब दिया। कंपनी वापस क्यों जाएं? काम करने। यह एक खूबसूरत सपना है। सबको आराम करना चाहिए। ठीक है श्रीराज। श्रेया नायर मुड़ी और चली गई और जल्द ही कर्मचारियों की फिर से तालियों की गूंज सुनाई दी। श्रीराज। राज सिंघानिया जाने ही वाले थे कि फिर एक आवाज ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने मुड़कर देखा, यह अनिल शिंदे थे। क्या बात है? ऐसा है श्रीराज, वर्कशॉप में 2 फ्लैट कारें हाल ही में खराब हो रही हैं। मैंने जांच की तो पाया कि कई महत्वपूर्ण हिस्से पुराने हो चुके हैं। मैं रिप्लेसमेंट पार्ट्स के लिए आवेदन करना चाहता हूं, अनिल शिंदे ने सावधानी से कहा। दरअसल वर्कशॉप में कई मशीनों में समस्याएं थीं, लेकिन उन्होंने कुछ को ठीक कर दिया था। केवल उन 2 मशीनों को ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके हिस्से बहुत पुराने हो चुके थे। एकमात्र समाधान हिस्सों को बदलना था, इसलिए उन्होंने इस मौके का फायदा उठाकर श्रीराज से बात की। ओह, इस मामले के लिए बस वित्त विभाग से मंजूरी ले लो। ये तो बस मशीन के कुछ हिस्से हैं, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। वित्त विभाग से सीधे मंजूरी मिल सकती है। राज सिंघानिया ने दिल में सोचा, लेकिन जल्द ही उन्हें कुछ और याद आया। उनके पास अभी भी 30 लाख से ज़्यादा की विधि निधि बची थी, जो खर्च नहीं हुई थी। वर्कशॉप की मशीन में समस्या है। क्या यह विधि निधि खर्च करने का अच्छा मौका नहीं है? मरम्मत में ज़्यादा खर्च नहीं होता, वह इसे बदल सकता है, नया महंगा। रुको 1 मिनट। अनिल शिंदे को मुड़कर जाने की तैयारी करते देख उन्होंने जल्दी से उसे रोका। उस मशीन की मरम्मत नहीं की जाएगी। अरे, ये सुनकर अनिल शिंदे थोड़ा घबरा गए। अगर मरम्मत नहीं हुई तो वर्कशॉप 2 मशीनें खो देगा। हाल के दिनों में बिजनेस विभाग द्वारा प्राप्त ऑर्डर बढ़ने लगे हैं। अगर उनकी उत्पादन मात्रा बिजनेस विभाग के ऑर्डर पूरे नहीं कर पाएगी। श्रीराज के नियमों के अनुसार इस स्थिति में बिजनेस विभाग को अस्थायी रूप से ऑर्डर लेना बंद करना होगा। हालांकि श्रीराज ने कहा था कि कंपनी सेल्स पर्सन को मुआवजा देगी और यह सेल्स पर्सन की आय को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन ये कंपनी की आय को प्रभावित करेगा, जो वह देखना नहीं चाहता था। अनिल शिंदे इस स्थिति को बताने ही वाला था कि उसने श्रीराज को फिर से बोलते सुना। मुझे लगता है कि हमारी वर्कशॉप की सभी मशीनें पुरानी हो चुकी हैं, तो क्यों न उन्हें नई मशीनों से बदल दिया जाए। बार बार मरम्मत करना सही नहीं है। तुम हिसाब लगाओ कि अगर वर्कशॉप की सभी मशीनें नई मशीनों से बदली जाएं तो कितना खर्च आएगा। ठीक है श्रीराज।
ये सुनकर अनिल शिंदे ने जल्दी से सिर हिलाया और फिर उसे समझ में आया कि श्रीराज ने मशीनों की मरम्मत क्यों नहीं करवाई। दरअसल वह उन्हें नई मशीनों से बदलने की योजना बना रहे थे। अगर वर्कशॉप की सभी मशीनें नई हो जाएंगी तो दक्षता निश्चित रूप से बढ़ेगी ताकि सेल्स पर्सन के ऑर्डर प्रभावित न हों। शायद श्रीराज ने इस बारे में बहुत पहले सोच लिया था। कल शनिवार और रविवार है और वह कल्याण मशीनरी मार्ट में मशीनें देखने जा सकता है। उसे मशीनों की कुछ समझ है। कुछ नई मशीनें देखने में बहुत सारे फंक्शन वाली लगती हैं, लेकिन अगर वाकई खरीदी जाएं तो वे बिल्कुल उपयुक्त नहीं होती। इसलिए केवल व्यक्तिगत रूप से जाकर देखने और महसूस करने से पता चलता है कि कौन सी मशीन सबसे उपयुक्त है। अनिल शिंदे को जाते देख राज सिंघानिया ने राहत की सांस ली। आखिरकार उन्हें पैसे खर्च करने का एक और तरीका मिल गया। इस शनिवार और रविवार को वह आराम से आराम कर सकते हैं। कंपनी वापस जाने वाली बस में अनिल शिंदे सीट पर बैठकर मशीन के बारे में सोच रहे थे, तभी उदय वर्मा अचानक उनके पास आकर बैठ गए। भाई अनिल, मैं जानना चाहता हूं कि वर्कशॉप अभी कितने ऑर्डर संभाल सकता है। हमें जांच करनी होगी, वरना अगर हमारा सेल्स विभाग बहुत सारे ऑर्डर ले लेता है और वर्कशॉप समय पर काम पूरा नहीं कर पाता तो परेशानी होगी। उदय वर्मा के शब्दों को सुनकर अनिल शिंदे होश में आए और मुस्कुराए। मूल रूप से तुम्हारे द्वारा लिए गए ऑर्डर वर्कशॉप की क्षमता को संतृप्त करने के करीब थे, लेकिन अभी अभी श्रीराज ने कहा कि वे वर्कशॉप की सभी मशीनों को नई मशीनों से बदलने जा रहे हैं। अगर नई मशीनें होंगी तो वर्कशॉप की दक्षता कम से कम 30% बढ़ जाएगी, तो तुम निश्चिंत होकर ऑर्डर ले सकते हो। क्या ऐसा है? फिर मैं निश्चिंत हूँ। श्रीराज वाकई श्रीराज हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने हाल ही में हमारे बिजनेस विभाग में ऑर्डर की संख्या बढ़ते देखी और चिंता हुई कि वर्कशॉप सप्लाई नहीं कर पाएगा। उन्होंने पहले से ही उपकरण बदलने की योजना बना ली थी। उदय वर्मा ने आश्चर्य के साथ कहा। इस तरह वे शनिवार और रविवार को भी बिजनेस चला सकते हैं। वर्कशॉप की उत्पादन क्षमता की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैंने अभी श्रीराज से मशीन की मरम्मत के बारे में पूछा था। श्रीराज ने सीधे सभी मशीनों को बदलने की योजना बताई। जाहिर है उन्होंने इस बारे में पहले से ही योजना बना रखी थी। अनिल शिंदे ने सहमति जताई। रात होने पर जयपुर विश्वविद्यालय के छात्रावास में एक युवक जल्दी से अंदर दौड़ा। भाइयों, कल छुट्टी है, चलो कहीं घूमने जाएं। छात्रावास में सन्नाटा था, केवल कीबोर्ड और माउस की आवाज सुनाई दे रही थी। कुणाल ठाकुर ने अपने रूममेट्स को देखा और पाया कि वे सभी कंप्यूटर पर गेम खेल रहे थे। उत्सुकतावश वह एक के पीछे गया और देखा, अरे ये तो तियानलोंग है। तुम लोग ये गेम क्यों खेल रहे हो? कुणाल ठाकुर ने अपने रूममेट के गेम इंटरफेस को देखा और आश्चर्य से चिल्लाया। उसने 3 साल पहले तियानलोंग खेला था। उस समय ये बहुत लोकप्रिय था। उसने इस गेम में लगभग 10,000 रुपये जमा किए थे। बाद में कई बड़े अपडेट्स के बाद ये गेम धीरे धीरे पैसे वाला गेम बन गया। अगर आप और शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो आपको पैसे जमा करने पड़ते हैं, और अगर आप पैसे जमा करते हैं तो आप केवल अस्थायी रूप से शक्तिशाली बनते हैं। वे उपकरण लगातार अपडेट होते रहते हैं, और अगर आप अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं तो आपको लगातार पैसे जमा करने और नए उपकरण खरीदने पड़ते हैं। वह कोई अमीर आदमी नहीं है, इसलिए हर बार अपडेट होने पर एक उपकरण खरीदना उसके लिए असंभव था। बाद में उसने धीरे धीरे खेलना बंद कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके रूममेट्स वाकई यह गेम खेल रहे हैं। कुणाल, तुमने ये गेम खेला है? कुणाल ठाकुर के आश्चर्य भरे चिल्लाने से आखिरकार तीनों रूममेट्स का ध्यान उसकी ओर गया और वे सभी मुड़कर देखने लगे। बेशक मैंने खेला है। उस समय मैं यूनियन में एक टीम लीडर था। तो क्या तुम्हारा अकाउंट अभी भी है? मैंने उस समय गेम छोड़ा था और अकाउंट डिलीट नहीं किया था। शायद अभी भी हो, कुणाल ठाकुर ने कुछ अनिश्चितता के साथ कहा, क्योंकि उसने 3 साल से नहीं खेला था और उसे नहीं पता था कि गेम कंपनी ने उसका अकाउंट डिलीट किया है या नहीं। तो जल्दी से लॉग इन करो और मुझे दिखाओ, एक रूममेट ने अधीरता से कहा। यह गेम वाकई पैसे कमाने का गेम है। बिना पैसे के इसे नहीं खेल सकते। तुम लोग इसे खेलने का सोच कैसे रहे हो? कुणाल ठाकुर ने तीनों रूममेट्स को देखा और उन्हें याद दिलाया। उस समय उसे 10,000 रुपये में धोखा दिया गया था, लेकिन अब सोचता है तो उन 10,000 रुपये से कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता था। तुम पहले अकाउंट लो, फिर बात करते हैं। रूममेट ने उठकर कुणाल ठाकुर को सीधे अपनी सीट पर बिठाया और उसी समय अपने गेम अकाउंट से लॉग आउट कर दिया। बाकी 2 रूममेट्स भी उठकर पास आ गए। कुणाल ठाकुर को समझ नहीं आया कि ये रूममेट्स उसके गेम अकाउंट की इतनी परवाह क्यों कर रहे हैं। हालांकि तीनों रूममेट्स की उम्मीद भरी नज़रों को देखकर उसने लॉगिन इंटरफेस पर अपना अकाउंट लॉगिन किया। जल्द ही गेम सफलतापूर्वक लॉगिन हो गया। ऐसा लगता था कि गेम डेवलपर ने उसका अकाउंट वापस नहीं लिया था। जब वह कैरेक्टर इंटरफेस में पहुंचा, उसे देखने का मौका मिलने से पहले ही तीनों रूममेट्स के सिर कंप्यूटर के सामने आ गए, जिससे उसका दृश्य अवरुद्ध हो गया।
वाह, लेवल 100 उपकरण खेती के लिए काफ़ी हैं। नोबल लेवल 7, कुणाल तुम्हारा अकाउंट तो शानदार है। तीनों ने एक के बाद एक आश्चर्य व्यक्त किया और फिर सभी ने मुड़कर उसकी ओर देखा। भाई कुणाल, हमें लेवल अप करवाओ। बोलते हुए उन्होंने उसे भाई भी कहा। ये गेम वाकई अच्छा नहीं है, चलो कोई और गेम चुनकर खेलते हैं। कुणाल ठाकुर कुछ असहाय था, सोच रहा था कि इन तीनों रूममेट्स को क्या हो गया है। भाई कुणाल, हम गेम खेलने नहीं बल्कि पैसे कमाने आए हैं। तुम्हें नहीं पता, अगले हॉस्टल में एक लड़के ने इस गेम में एक उपकरण निकाला और उसे तुरंत 15,000 में खरीद लिया गया। अब वह लड़का इतना खुश है कि अपने खाने में 2 चिकन ड्रमस्टिक्स जोड़ता है और उसने एक नया मोबाइल फ़ोन भी लिया। एक रूममेट ने उत्साह से बताया, उसकी आंखों में थोड़ी ईर्ष्या थी। सचमुच? कुणाल ठाकुर ने तीनों रूममेट्स को संदेह के साथ देखा। तियानलोन के उपकरण कब से इतने कीमती हो गए? उसे याद था कि जब वह खेलता था तब जो उपकरण व्यापार किए जा सकते थे वे काफ़ी निम्न स्तर के थे और उन उपकरणों से बेहतर नहीं थे जो पैसे से खरीदे जा सकते थे। हम तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे? गेम फोरम देखो, एक रूममेट ने कहा और गेम फोरम खोल दिया। कुणाल ठाकुर ने उत्सुकतावश देखा और सबसे लोकप्रिय पोस्ट्स देखीं। ड्रैगन स्लेइंग सूट की उच्च कीमत पर खरीद, एक टुकड़ा 15,000 रुपये, कोई धोखा नहीं। अधिकतम लेवल अकाउंट पावर लेवलिंग अपग्रेड, एक दिन में 50 और 3 दिन में लेवल 80 तक पहुंच सकते हैं। 80 लेवल से ऊपर के तियानलोन अकाउंट को उच्च कीमत पर किराए पर लें, कीमत की गारंटी, भुगतान दैनिक या साप्ताहिक हो सकता है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। कुणाल ठाकुर ने कुछ और पोस्ट्स पर क्लिक किया, उन्हें देखा और आखिरकार पूरी बात समझ में आई। पता चला कि तियानलोन ने एक नया उपकरण अपडेट किया था। किसी अज्ञात कारण से कोई इस उपकरण को उच्च कीमत पर खरीद रहा था। इस सेट को हासिल करने के लिए न्यूनतम लेवल 80 होना चाहिए। ये समझने के बाद कुणाल ठाकुर ने अपने तीनों रूममेट्स की ओर देखा। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें लेवल अप करवाऊं? हाँ, तीनों रूममेट्स ने एक साथ सिर हिलाया। उन्होंने पूरी सुबह मेहनत की थी और केवल लेवल 30 तक पहुंचे थे। लेकिन बाद में अपग्रेड और धीमा हो गया। अगर कोई बड़ा खिलाड़ी उन्हें लेवल अप करने में मदद न करे तो पता नहीं लेवल 80 तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। इस समय कुणाल के पास एक बड़ा अकाउंट था। हालांकि यह 140 लेवल का पूर्ण अकाउंट नहीं था, लेकिन उन्हें लेवल अप करने और उनके अकाउंट्स को प्रशिक्षित करने के लिए यह पर्याप्त से ज़्यादा था। ऐसा है? कुणाल ठाकुर ने तीनों रूममेट्स को देखा और मुस्कुराया। तुम्हें लेवल अप करवाना असंभव नहीं है। तुम तीनों में से प्रत्येक मुझे एक भोजन करवाए या फिर मुझे पापा कहे। पापा? कुणाल ठाकुर। अगले दिन सुबह जल्दी, चलो मैं तुम्हें आज शहर में ले जाऊंगा 2 नए कपड़े खरीदने। बेहतर है कि न जाएं। मैंने सुना है कि शहर में कपड़े काफ़ी महंगे हैं। महंगे हों तो हों, मैं अक्सर नहीं खरीदता। भविष्य में बाहर जाने के लिए कुछ अच्छे कपड़े तो होने चाहिए। चांदनी टेक्सटाइल मिल्स के प्रवेश द्वार पर एक अधेड़ उम्र का पुरुष और महिला धीरे धीरे बात कर रहे थे। चलो, गाड़ी आ रही है। अनिल शिंदे ने अपनी पत्नी को मना करने का मौका नहीं दिया और उसे लेकर चांदनी औद्योगिक क्षेत्र से बाहर निकल गए। आज वह कल्याण मशीनरी मार्ट में मशीनें देखने जा रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसने अपनी पत्नी को लंबे समय से बाहर घुमाया नहीं था। पहले उसकी आय ज़्यादा नहीं थी, अब जब उसकी आय बढ़ गई है तो वह स्वाभाविक रूप से उसे बाहर घुमाना चाहता था। इसलिए वह जल्दी उठा ताकि मशीनें देखने के बाद उनके पास घूमने का समय हो। पुराने अनिल। जब वह औद्योगिक क्षेत्र के प्रवेश द्वार के पास पहुंचने वाला था, उसने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। अनिल शिंदे ने मुड़कर देखा। राकेश, तुम हो? क्या संयोग है, ये कौन है? राकेश भट्ट पास आया और उसकी नज़र अनिल शिंदे की पत्नी पर पड़ी। चूंकि उसने कभी अनिल शिंदे की पत्नी को नहीं देखा था, इसलिए उसने उसे तुरंत नहीं पहचाना। ओह, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मेरी पत्नी है। अब वह भी कंपनी में काम करती हैं, कैंटीन में सफाई का काम करती हैं। अनिल शिंदे ने चेहरे पर मुस्कान के साथ परिचय दिया। पहले वह साल में कई बार घर नहीं जा पाता था और ज़्यादातर अपनी पत्नी के साथ मोबाइल पर वीडियो चैट करता था। अब वह और उसकी पत्नी एक ही जगह काम करते हैं और कर्मचारी छात्रावास जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। वह और उसकी पत्नी एक दंपति कमरा ले सकते हैं, जो उनकी पिछली जिंदगी की तुलना में बहुत खूबसूरत है। राकेश भट्ट ने अनिल शिंदे को चेहरे पर मुस्कान के साथ देखा और थोड़ा ईर्ष्या महसूस की। उसने कुछ समय पहले ही पता कर लिया था कि अनिल शिंदे ने जो 2 दिन की छुट्टी जैसे लाभों की बात की थी वे सच थे। और कर्मचारी कैंटीन, वहाँ का खाना अन्य कारखानों से तुलना करने योग्य नहीं है। और सुना है कि कल एक कर्मचारी खेल आयोजन हुआ था और पुरस्कार बहुत आकर्षक थे। कहा जाता है कि एक व्यक्ति जिसने आखिरी स्थान हासिल किया, उसने भी 2 घरेलू उपकरण जीते। अगर यह बात पहले होती तो वह कभी विश्वास नहीं करता, लेकिन अब यह वाकई उसके सामने हो रहा है। ये सोचकर राकेश भट्ट ने अनिल शिंदे को चापलूसी भरी मुस्कान के साथ देखा।
पुराने अनिल, मैंने सुना है कि तुम अब वर्कशॉप डायरेक्टर हो। क्या तुम मेरे लिए कोई पद व्यवस्थित कर सकते हो? राकेश भट्ट के शब्दों को सुनकर अनिल शिंदे चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से सिर उठाया। राकेश, मुझे वाकई खेद है। वर्कशॉप में कर्मचारियों की संख्या पहले से ही पूरी हो चुकी है। नए कर्मचारियों को जोड़ने के लिए कोई अतिरिक्त पद नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, भविष्य में जब भी कोई रिक्ति होगी मैं तुम्हें सबसे पहले याद करूंगा। अनिल शिंदे ने राकेश भट्ट को माफी भरे चेहरे के साथ देखा। वर्तमान में वर्कशॉप में वाकई कोई अतिरिक्त पद नहीं है। हालांकि अपनी वर्तमान वर्कशॉप डायरेक्टर की स्थिति के साथ वह किसी को वर्कशॉप में व्यवस्थित कर सकता है, लेकिन वह ऐसा कभी नहीं करेगा। श्रीराज ने उसे वर्कशॉप डायरेक्टर का पद सौंपा है और उसे श्रीराज के भरोसे को पूरा करना होगा। भले ही राकेश भट्ट उसका दोस्त हो, वह निजी लाभ के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा और कंपनी के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें नहीं करेगा। राकेश भट्ट ने अनिल शिंदे के इनकार को सुना। उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया, लेकिन उसे फिर भी विश्वास था कि वर्कशॉप में कर्मचारियों की संख्या पूरी हो चुकी है। आखिर इतनी अच्छी नौकरी में रिक्तियां कैसे हो सकती हैं? ठीक है, भविष्य में जब रिक्तियां हों तो मुझे याद रखना। चिंता मत कर राकेश, जैसे ही कोई रिक्ति होगी मैं तुम्हें ढूंढूंगा, अनिल शिंदे ने वादा किया। पुरानी बस्ती में एक छोटा ट्रक एक यूनिट के दरवाजे पर रुका। संजय मोरे सहचालक की सीट से कूदकर बाहर आए और सामान लाने वालों को ट्रक में मौजूद उपकरणों को नीचे उतारने का निर्देश दिया। चौथी मंजिल, दरवाजा नंबर 2 पर ले जाएं। कई सामान लाने वालों ने ये सुनकर उपकरणों को ऊपर ले जाना शुरू किया। चौथी मंजिल, कमरा नंबर 2। राज सिंघानिया ने अभी अभी कमिनी ताई द्वारा नीचे से लाया गया दोपहर का भोजन खत्म किया था और वह सोच रहे थे कि क्या करें, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या ये यशवी देसाई हो सकती है? मैं यहाँ कुछ समय से रह रहा हूँ, क्योंकि यशवी देसाई अक्सर खाना पहुँचाने आती है और मैं उससे काफ़ी परिचित हो चुका हूँ। कभी भी जब मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता तो चुपके से उसके पास चला जाता हूँ। उसके साथ ढाल बनाकर कमिनी ताई कुछ नहीं कर सकती। राज सिंघानिया ने मन ही मन सोचा, दरवाजे की ओर बढ़ा और धीरे से उसे खोला। हालांकि उनकी नज़र एक बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स पर पड़ी जिसे एक व्यक्ति लाया था। कार्डबोर्ड बॉक्स के पीछे से एक सिर निकला और उसने उनसे पूछा, हेलो, ये फ्रिज कहाँ रखना है? फ्रिज? राज सिंघानिया ने हैरानी से देखा। क्या आपने गलत जगह भेज दिया? मैंने कोई फ्रिज नहीं खरीदा। सामान लाने वाला एक पल के लिए रुक गया और उसने दरवाजे का नंबर देखा। ये चौथी मंजिल का कमरा 2 था। नहीं, ये सही जगह है। तभी संजय मोरे की आवाज़ आई। श्रीराज, नहीं, मैंने उन्हें यहाँ लाने को कहा था। भाई संजय, आप ये क्या कर रहे हैं? राज सिंघानिया ने संजय मोरे को हैरानी से देखा, लेकिन उनके मन में कुछ अनुमान था। श्रीराज, ये सभी खेल आयोजन में जीते गए पुरस्कार हैं और हमारे घर में ये सारी चीज़ें पहले से हैं। लेकिन आपका घर बहुत खाली है और इसमें कोई सामान नहीं है, इसलिए हमने फैसला किया कि इन चीज़ों को यहाँ ले आएं। श्रीराज, आप इनका सामान्य रूप से उपयोग कर सकते हैं, संजय मोरे ने हंसते हुए कहा। उन्होंने इस मामले पर कल रात दीपा पटेल के साथ चर्चा की थी। वे भी राज सिंघानिया के घर आए थे और जानते थे कि राज सिंघानिया के कमरे में सबसे बुनियादी उपकरण भी नहीं थे। इसलिए उन्होंने सर्वसम्मति से फैसला किया कि खेल आयोजन में जीते गए पुरस्कारों को राज सिंघानिया के घर में इस्तेमाल किया जाए। चाहे श्रीराज इनका उपयोग करें या ना करें, कम से कम ऐसा करने से उन्हें बहुत अधिक सुकून मिलेगा। आखिरकार उन्होंने दोनों ने खेल आयोजन में केवल 2 इवेंट्स में हिस्सा लिया था और फिर 4 पुरस्कार जीते। ये बहुत आसान था, जिससे उन्हें बहुत अवास्तविक महसूस हुआ। भाई संजय, मुझे याद है कि वित्त विभाग इन 2 दिनों में छुट्टी पर था और इन कूपनों को भुनाने की कोई जगह नहीं थी। राज सिंघानिया को अचानक याद आया कि कल खेल आयोजन के बाद उन्होंने छुट्टी कर दी थी। श्रीराज, हमने अभी तक वित्त विभाग से पुरस्कारों को भुनाया नहीं है। हमने पहले अपने पैसे से इन्हें खरीदा है, लेकिन कूपन हमारे पास हैं। हम सोमवार को वित्त विभाग में जाकर इन्हें भुना लेंगे। यह कोई बड़ी बात नहीं है। संजय मोरे के शब्दों को सुनकर राज सिंघानिया थोड़ा भावुक हो गए। हालांकि उन्होंने ये पुरस्कार दिए थे, लेकिन चूंकि वे संजय मोरे को दे दिए गए थे, वे वास्तव में संजय मोरे के परिवार के थे। इस समय संजय मोरे इन पुरस्कारों को उनके पास लाए, जिसका मतलब था कि उन्होंने अपनी चीजें भेज दी। सामान लाने वालों को उपकरणों को घर में एक एक करके लाते देख 4 उपकरण थे, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रंगीन टीवी और एयर कंडीशनर। फिर कई इंस्टॉलर आए और उन उपकरणों को स्थापित किया जिन्हें स्थापना की जरूरत थी, जैसे कि एयर कंडीशनर। घर में हुए बदलावों को देखकर राज सिंघानिया ने मन ही मन सोचा कि अगर उनके पास ऐसे और कर्मचारी होते तो उन्हें इतनी गरीबी में नहीं रहना पड़ता। छुट्टी जल्दी ही बीत गई। राज सिंघानिया आराम से ऑफिस में बैठे थे। उनके हाथ में श्रेया नायर द्वारा अभी अभी बनाई गई कॉफ़ी थी। वे सोच रहे थे कि 30 लाख की विधि निधि को कैसे खर्च किया जाए। खट खट खट, ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक हुई।
श्रीराज, मैंने मशीन की जांच कर ली है। अनिल शिंदे ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया और अपने हाथ में मौजूद जानकारी को राज सिंघानिया के डेस्क पर रख दिया। इतनी जल्दी जांच पूरी हो गई? राज सिंघानिया ने टेबल पर रखे शेड्यूल को आश्चर्य से देखा। उन्हें याद था कि उन्होंने खेल आयोजन के दौरान अनिल शिंदे को मशीन की जांच करने का काम सौंपा था, लेकिन खेल आयोजन के बाद छुट्टी हो गई थी। आज से काम शुरू हुआ था। इतनी जल्दी मशीन की जांच कैसे हो गई? श्रीराज के सवाल को सुनकर अनिल शिंदे ने जल्दी से समझाया। श्रीराज, मैंने सप्ताहांत पर अपनी पत्नी को खरीदारी के लिए ले गया था और मैंने कल्याण मशीनरी मार्ट का दौरा किया था। ये सुनकर राज सिंघानिया ने अनजाने में भौहें सिकोड़ लीं। ये बिना अनुमति के ओवरटाइम करने जैसा था। सौभाग्य से वह मशीन की जांच करने गया था। अगर वह उनके लिए पैसे कमाने गया होता तो परेशानी हो जाती। हालांकि उसे चेतावनी देना बेहतर होगा। उन्होंने अनिल शिंदे को कुछ गंभीरता से देखा। अनिल, तुम्हारा यह व्यवहार बिना अनुमति के ओवरटाइम करने जैसा है। भविष्य में ऐसा नहीं करना, समझे? सभी काम से संबंधित मामले कार्य समय के दौरान ही किए जाने चाहिए। मैं समझ गया, श्रीराज। अनिल शिंदे ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। अनिल शिंदे की स्थिति को देखकर राज सिंघानिया ने सिर हिलाया और अनिल शिंदे द्वारा भेजी गई जानकारी को देखा। इसमें प्रत्येक मशीन की कीमत दर्ज थी और इसके साथ तस्वीरें और उपयोग भी थे। हालांकि उनका सारा ध्यान कीमत पर था। तस्वीरों और उपयोग को उन्होंने देखा भी नहीं। कीमत देखने के बाद ही उनकी भौहें सिकुड़ गईं। उन्हें पता चला कि ये मशीनें बहुत महंगी नहीं थीं। सबसे सस्ती केवल 45,000 रुपये की थी और लगभग 10,000 रुपये की थीं। सबसे महंगी मशीन बैक पॉकेट काटने की थी, जिसकी कीमत 60,000 रुपये थी। पूरा सेट बदलने के बाद उन्होंने केवल 5 लाख से कुछ ज़्यादा खर्च किया, जो 30 लाख से बहुत दूर था। यह उनकी खपत की उम्मीदों को बिल्कुल पूरा नहीं करता। उन्होंने अनुमान लगाया था कि इस बार वे कम से कम 20 लाख खर्च करेंगे। ये तो माना जाता है कि मशीनें बहुत महंगी होनी चाहिए, फिर केवल इतना सा पैसा क्यों? शायद अनिल शिंदे ने सस्ती मशीनें चुनी। अनिल, क्या इससे महंगी मशीनें नहीं हैं? श्रीराज, और महंगी मशीनें हैं, लेकिन हमारी वर्कशॉप के वर्तमान पैमाने के अनुसार ये कॉन्फ़िगरेशन पर्याप्त है और महंगी मशीनों को बदलने की ज़रूरत नहीं है। अनिल शिंदे ने समझाया। ये सुनकर राज सिंघानिया ने राहत की सांस ली कि और महंगी मशीनें थीं। तुम वर्कशॉप की सभी मशीनों को उच्चतम कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार बदल सकते हो। अनुमान लगाओ कि इसमें कितना खर्च आएगा। लेकिन श्रीराज, उन मशीनों में कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो हमारी वर्तमान वर्कशॉप में बिल्कुल उपयोग नहीं हो सकते। कोई बात नहीं, हमारी टेक्सटाइल वर्कशॉप इतनी छोटी नहीं रहेगी। इसका विस्तार तो होगा ही। वे अप्रयुक्त फंक्शन देर इसमें उपयोग में आएंगे। राज सिंघानिया ने हाथ हिलाया। क्या वह उन मशीनों के फंक्शनों की परवाह करेंगे? उन्हें कीमत की परवाह है। अनिल शिंदे ने देखा कि श्रीराज ने निर्णय ले लिया है। उन्होंने एक क्षण सोचा और फिर बोले, श्रीराज, अगर हम सभी मशीनों को उच्चतम कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार खरीदते हैं तो इसमें लगभग 14 लाख रुपये खर्च होंगे। क्या इसे और ऊंचा नहीं किया जा सकता? श्रीराज, और महंगी मशीनें हैं, लेकिन वे मशीनें बहुत ज़्यादा जगह घेरती हैं। हमारी वर्तमान वर्कशॉप के पैमाने के साथ हम उन्हें वहन नहीं कर सकते। तो फिर 14 लाख के कॉन्फ़िगरेशन के साथ चलते हैं। तुम लोकेश राणा के साथ मिलकर मशीनें खरीदने जाओ। ये सुनकर राज सिंघानिया ने असहाय होकर सिर हिलाया। लगता है यही एकमात्र रास्ता है। लेकिन अनिल शिंदे के अभी के शब्दों ने उन्हें वर्कशॉप के पैमाने की याद दिलाई। अगर वह एक बड़ा वर्कशॉप किराए पर लेते हैं तो वह एक नई मशीनों का सेट निवेश कर सकते हैं और नए कर्मचारियों की भर्ती कर सकते हैं, जो एक बड़ा खर्च होगा। लेकिन अगर वर्कशॉप का पैमाना बढ़ाया गया तो विधि के नियमों के अनुसार बिजनेस विभाग को भी उसी के अनुसार और कर्मचारी भर्ती करने होंगे। लेकिन समस्या यह है कि वर्तमान में 3 सेल्समैन पहले से ही उन्हें सिरदर्द दे रहे हैं। अगर कुछ और सेल्समैन भर्ती किए तो पता नहीं क्या होगा। राज सिंघानिया थोड़ा हिचकिचाए कि कारखाने का पैमाना बढ़ाना चाहिए या नहीं। छोड़ो, वैसे भी विधि निधि में केवल 17 लाख रुपये से ज़्यादा बचे हैं और अभी 1 महीना बाकी है। इसे खर्च करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कारखाने का विस्तार एक बैकअप योजना हो सकती है। अगर कोई बदलाव हुआ तो इसे पैसे खर्च करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सोचकर राज सिंघानिया ने आत्मविश्वास से मुस्कुराया और इस बैकअप खर्च योजना को बनाया। पिछली असफलताओं के माध्यम से उन्हें अब गहराई से एहसास हुआ कि अगर वह सफलतापूर्वक निपटान करना चाहते हैं तो उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा और पिछली असफलताओं के लिए सांगीन उपाय करने होंगे। उन्होंने पहले ही बिजनेस विभाग को सूचित कर दिया था कि निपटान के दिन भुगतान को अलग अलग करना होगा। इसके अलावा कंपनी में सभी अज्ञात भुगतानों को उनकी मंजूरी लेनी होगी, ताकि फिर से ऐसा न हो कि विक्रम यादव जमा कपड़ों को बेच दे और निजी भुगतान कर दे। उन्होंने हर चीज़ के लिए सबसे सही तैयारी कर ली थी। वह कोई और कारण नहीं सोच पा रहे थे कि उनका निपटान असफल क्यों होगा। इस बार वह 80 लाख जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित थे।
डॉट 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 डॉट। सज्जा इंटीरियर्स। कॉन्फ्रेंस रूम में सुपरवाइजर किरण बोस मंच पर खड़े थे, उनके चेहरे पर छिपाई न जा सकने वाली मुस्कान थी। आज मैं मुख्य रूप से 2 बातें घोषित करने जा रहा हूं। पहली बात यह है कि इस तिमाही का प्रदर्शन मूल्यांकन सामने आ गया है। जयपुर शहर में कई शाखाओं में हमारी शाखा से विवान जोशी ने तिमाही सेल्स चैंपियन का खिताब जीता है। सभी तालियां बजाएं और विवान जोशी को मंच पर स्वागत करें। कॉन्फ्रेंस रूम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। विवान जोशी घबराहट भरे चेहरे के साथ मंच पर चढ़ा। सच कहूं तो वह अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि वह अचानक तिमाही सेल्स चैंपियन कैसे बन गया। ये बहुत आसान था विवान, मेहनत करते रहो। किरण बोस ने मंच पर आ रहे विवान जोशी को देखा और मुस्कुराते हुए पहले से तैयार किया गया सम्मान प्रमाण पत्र उसे सौंप दिया। विवान ने धन्यवाद दिया और प्रमाण पत्र लिया जिस पर तिमाही चैंपियन लिखा था। धन्यवाद डायरेक्टर किरण, आपका स्वागत है, यह आपका हक है और सम्मान प्रमाण पत्र के अलावा आपको 5000 का नकद पुरस्कार भी मिलेगा, किरण बोस ने कहा और एक और लाल लिफाफा विवान को सौंप दिया। विवान ने नकद लिफाफे के मोटे ढेर को देखा और अनजाने में मुस्कुरा दिया। इसके बाद कुछ और तस्वीरें ली गईं और विवान अपनी सीट पर वापस लौट आया। विवान के बैठने के बाद मैनेजर किरण ने जारी रखा, अगली बात दूसरी बात के बारे में है कि चेतन जैन ने कल एक विला ऑर्डर साइन किया जिसका सजावट बजट 12 लाख रुपये है। अगर वह मेहनत करता है और इस तिमाही में कुछ और छोटे ऑर्डर साइन कर लेता है तो अनुमान है कि इस तिमाही में सेल्स चैंपियन जीतने में कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए सभी को मेहनत करनी चाहिए और चेतन जैन और विवान जोशी का अनुसरण करना चाहिए। बैठक के बाद विवान जोशी चेतन जैन के पास गया और उसे बधाई दी। बधाई हो भाई चेतन, तुम भी मेहनत करो और इस महीने कुछ और ऑर्डर साइन करने की कोशिश करो, लेकिन इस महीने का तिमाही चैंपियन मेरा होगा। चेतन जैन ने विवान जोशी के कंधे पर थपथपाया, बड़े भाई की तरह दिखते हुए। उसने इस विला ऑर्डर को 1 महीने तक फॉलो किया था और डिज़ाइन ड्राइंग्स को कई बार बदला था और कल ही वह पूरी तरह से ऑर्डर साइन कर पाया था। 12 लाख, बस उसे कुछ और छोटे ऑर्डर साइन करने हैं और प्रदर्शन को 15 लाख तक बढ़ाना है, तो इस तिमाही का सेल्स चैंपियन लगभग पक्का है। वैसे तुम्हारे कर्मचारी छात्रावास की सजावट कैसी चल रही है? काफ़ी समय हो गया, अभी तक खत्म नहीं हुआ। हो गया, अगले कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। विवान जोशी एक तरफ बैठा थोड़ा बेचैन महसूस कर रहा था। 2 सजावट ऑर्डर लगभग पूरे हो चुके थे लेकिन उसके पास कोई नया ऑर्डर नहीं था। जैसा कि अपेक्षित था, पिछले 2 ऑर्डरों में भाग्य का बहुत बड़ा योगदान था और उसे अभी भी अपनी बिजनेस क्षमता को सुधारने की जरूरत थी। भाग्य हमेशा साथ नहीं देता। डॉट 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 डॉट। चांदनी टेक्सटाइल मिल्स ऑफिस। श्रेया नायर बाहर से अंदर आए और राज सिंघानिया के डेस्क के पास पहुंची। श्री राज, कर्मचारी छात्रावास की सजावट लगभग पूरी हो गई है। मैं चाहती हूं कि आप वहां जाकर अंतिम स्वीकृति दें। ओह, क्या ये लगभग पूरा हो गया? चलो देखते हैं। ये सुनकर राज सिंघानिया की रुचि जागी। वह पहले कई बार कर्मचारी छात्रावास की सजावट देखने गए थे, लेकिन पहले की बार सजावट सामग्री देखने गए थे। जब वह कर्मचारी छात्रावास के दरवाजे पर पहुंचे तो सजावट टीम का नेता पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। राज सिंघानिया को आते देख वह जल्दी से अभिवादन करने आया। श्री राज, अंदर का कचरा लगभग साफ हो चुका है और इसे स्वीकार किया जा सकता है। हाँ, राज सिंघानिया ने सिर हिलाया और कर्मचारी छात्रावास में प्रवेश किया। उन्होंने बेतरतीब ढंग से एक कमरा चुना और अंदर गए। सावधानीपूर्वक निरीक्षण के बाद सजावट टीम बहुत जिम्मेदार थी और कमरे के हर कोने को साफ किया था। सजावट का लेआउट भी सजावट योजना के अनुसार किया गया था। बिस्तर, अलमारी, टीवी, एयर कंडीशनर, वाटर हीटर और वॉशिंग मशीन सभी पूरी तरह से सुसज्जित थे। उन्होंने लगातार कई कमरों का दौरा किया और पाया कि कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने सजावट टीम को काम पूरा करने की सूचना दी। ऑफिस में वापस राज सिंघानिया कुर्सी पर बैठे सोचने लगे और अचानक पाया कि कर्मचारी छात्रावास में पैसे खर्च करने की जगह थी। उन्होंने तुरंत फोन उठाया और लोकेश राणा को बुलाया। श्री राज, आपके क्या आदेश हैं? जल्द ही। लोकेश राणा ऑफिस में आए, किसी भी समय मदद के लिए तैयार दिख रहे थे। जब से श्री राज ने उनके लंच बॉक्स बनाने के साइड जॉब को खारिज किया था, वह जी बेसंकोच नहीं कर रहे थे। मेरे पास वाकई तुमसे कहने के लिए कुछ है। अनिल शिंदे ने तुमसे मशीन खरीदने के बारे में बात की है। राज सिंघानिया ने लोकेश राणा को मुस्कुराते हुए देखा। हाँ भाई, अनिल ने आज सुबह मुझसे बात की थी। हमने पहले से ही मशीनरी फैक्ट्री से संपर्क कर लिया है। हम कल मशीन की जांच करने जाएंगे। अगर कोई समस्या नहीं हुई तो इसे वापस लाकर उपयोग में लाया जा सकता है। श्री राज, क्या इस मामले में कोई बदलाव है? लोकेश राणा ने श्री राज को संदेह के साथ देखा। तुम इसे सामान्य रूप से कर सकते हो, लेकिन जब तुम कल मशीनें खरीदने जाओ तो कुछ दैनिक जरूरत की चीजें भी खरीद लो। यह आसान है।
श्रीराज, आप कौन सी दैनिक जरूरत की चीजें खरीदना चाहते हैं? ये तो बस कुछ दैनिक जरूरत की चीजें खरीदने की बात थी। लोकेश राणा थोड़ा निराश हुआ, सोच रहा था कि यह कोई बड़ा काम है। लोकेश राणा के सवाल को सुनकर राज सिंघानिया ने समझाना शुरू किया। यह मेरे लिए नहीं, वर्कशॉप के कर्मचारियोों के लिए है। अब कर्मचारी छात्रावास बन गए हैं। मैं अभी वहां गया था। मैंने देखा कि छात्रावास में अभी भी कई चीजें नहीं हैं। लोकेश राणा श्रीराज के शब्दों को सुनकर भ्रमित हो गया। वह भी कर्मचारी छात्रावास देखने गया था। वह जी बेशंक पूरी तरह से सुसज्जित था। बस इसे 10-15 दिन हवादार करना था और कर्मचारी अपने बैग के साथ अंदर जा सकते थे। क्या और कुछ चाहिए? राज सिंघानिया ने लोकेश राणा की भ्रमित नजरों को देखा और बोलना जारी रखा। मैंने देखा कि छात्रावास में कोई झाड़ू पोंछे के उपकरण नहीं हैं। इंडोर स्वच्छता बनाए रखने के लिए सफाई उपकरण अपरिहार्य हैं। तो ये बात थी। लोकेश राणा को अचानक समझ आया। उसे उम्मीद नहीं थी कि श्रीराज इन चीजों तक के बारे में सोचते हैं। इतने सावधान। उसने जल्दी से कहा, चिंता न करें श्रीराज, मैं कल और झाड़ू और पोंछे खरीद लूंगा। नहीं, झाड़ू और पोंछा मत खरीदो। क्या वह पूरी तरह से स्वचालित फ्लो स्क्रबर नहीं है जो धोने, पोंछने और चूसने को जोड़ता है? वही खरीदो। मुझे हर कमरे में एक चाहिए। लेकिन श्रीराज, वह फ्लो वॉशिंग मशीन काफ़ी महंगी लगती है। एक की कीमत कई हजार रुपये है। कोई बात नहीं, बस फ्लो वॉशिंग मशीन खरीदो। इससे घर की सफाई में कुछ समय बचेगा और कर्मचारियों को आराम करने के लिए ज़्यादा समय मिलेगा। कर्मचारियों को पर्याप्त आराम मिलेगा, तभी वे बेहतर ऊर्जा के साथ काम कर सकते हैं, है ना? राज सिंघानिया ने हाथ हिलाया और मन ही मन सोचा कि उसने इसे इसलिए खरीदा क्योंकि यह महंगा था। ठीक है श्रीराज, लोकेश राणा ने सिर हिलाया। श्रीराज, और कोई काम है जिसे संभालने की जरूरत है? नेटवर्क की समस्या भी है। कर्मचारी काम के बाद जो डेटा इस्तेमाल करते हैं वह निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए उन्हें इंटरनेट से जोड़ा जाना चाहिए। हालांकि ये देखते हुए कि छात्रावास में बहुत सारे लोग हैं और नेटवर्क अटक सकता है, कुछ और नेटवर्क केबल जोड़े जाने चाहिए। बस 2 छात्रावासों के लिए एक नेटवर्क पोर्ट के मानक के अनुसार व्यवस्था करो। नेटवर्क की गति भी बहुत महत्वपूर्ण है। सभी के लिए गीगाबिट नेटवर्क गति चुनो। ठीक है, बस इस अनुरोध के अनुसार करो। राज सिंघानिया ने बोलना खत्म किया, अपनी सीट पर वापस बैठ गए और लोकेश राणा को देखा। ठीक है श्रीराज, लोकेश राणा ने जवाब दिया और ऑफिस से चला गया। ऑफिस में राज सिंघानिया ने चुपके से हिसाब लगाया कि फ्लो स्क्रबर और नेटवर्क केबल की लागत 1 लाख रुपये से ज़्यादा होगी। अच्छा, हालांकि यह बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये पैसे खत्म करने की दिशा में एक छोटा कदम है। समय देखा, शाम 4:30। काम खत्म होने में केवल आधा घंटा बाकी था। सोचने के बाद वह तियानलॉन गेम खोलने और थोड़ा मजे करने की तैयारी कर रहे थे। ऑफिस के दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। उदय वर्मा ने सिर अंदर किया और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अंदर चला आया। उदय वर्मा को इस तरह देखकर राज सिंघानिया का दिल धक से रह गया। यह नज़ारा उन्हें बहुत परिचित था। उनका गला सूख गया और उनकी आवाज़ भारी हो गई। कितने लिए? श्रीराज की नज़रें वाकई तेज हैं। एक नज़र में पता चल गया कि मैंने ऑर्डर लिया है। इस बार ज़्यादा नहीं, मैंने केवल 1 लाख रुपये का छोटा ऑर्डर लिया। हालांकि सिद्धार्थ भारद्वाज ने भी 1 लाख रुपये का ऑर्डर लिया। कुल मिलाकर 2 लाख रुपये। उदय वर्मा ने 2 बार हंसा। तुम्हारे चेहरे पर इतनी चमक है, हर बार जब तुम ऑर्डर लेकर आते हो तुम्हारा यही भाव होता है। इस दौरान तुम 8 बार तो नहीं, 10 बार ऑफिस में आए हो। राज सिंघानिया ने दांत पीसे और सोचा, मुझे इतनी मेहनत से पैसे खर्च करने में कितनी मुश्किल हो रही है। वो उदय, तुमने खेल आयोजन में पहला स्थान लिया था। मुझे लगता है कि तुम्हारी शारीरिक स्थिति काफ़ी अच्छी है। तुम्हारे गुरु पहले सुबह के प्रशिक्षण में अगुवा थे, लेकिन जब से तुम्हारे गुरु को चंद्रयान स्टूडियोज में स्थानांतरित किया गया, यह अगुवा का पद खाली है। तुम कल से इस पद को संभाल सकते हो। लेकिन श्रीराज, मुझे कल सुबह काम पर जाना है। उदय वर्मा ने श्रीराज के शब्दों को सुना और जल्दी से बोला, अगुवाई करने के लिए हर दिन दौड़ना पड़ता है और दौड़ने के बाद पसीने से लथपथ होने पर निश्चित रूप से ग्राहकों से मिलने नहीं जा सकते। कम से कम नहाना तो पड़ेगा ही, लेकिन इससे बहुत समय बर्बाद होता है। अगर वह अगुवा नहीं होता तो वह हर तीसरे दिन सुबह व्यायाम कर सकता है। उसने आज सुबह व्यायाम किया था, इसलिए उसे कल सुबह व्यायाम नहीं करना था। वह कल सुबह जल्दी निकलने और 1-2 और ग्राहकों से मिलने की तैयारी कर रहा था। उदय वर्मा के शब्दों को सुनकर, अभी भी बिजनेस चलाने की सोच रहा है। राज सिंघानिया ने चुपके से सोचा, ये वाकई विक्रम यादव का शिष्य है। उदय, सुबह का व्यायाम कंपनी की कॉर्पोरेट संस्कृति है और बिजनेस के लिए दौड़ने के बाद जाना बेहतर है। ठीक है। उदय वर्मा ने देखा कि श्रीराज दृढ़ हैं, तो उसे सहमत होना पड़ा। लगता है उसे भविष्य में बिजनेस करते समय तेजी से चलना चाहिए। उदय वर्मा को जाते देख राज सिंघानिया का गेम खेलने का मन नहीं रहा।
उदय वर्मा के हाल के 2 लाख के ऑर्डर को मिलाकर उन्हें अभी भी 16 लाख रुपये की विधि निधि खर्च करनी थी ताकि इसे पर्याप्त माना जाए। क्या उन्हें अब वर्कशॉप विस्तार का तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करना होगा? नहीं, ये तुरुप का पत्ता उनकी सफल निपटान की कुंजी है। वैसे चंद्रयान स्टूडियोज में पैसे खर्च करने का तरीका ढूंढा जा सकता है। राज सिंघानिया की आंखें चमकीं। उन्होंने चंद्रयान स्टूडियोज पर बहुत कम ध्यान दिया था। जब से उन्होंने फरहान कुरैशी के नए प्रोजेक्ट में 5 लाख का निवेश किया था, उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। वे कल चंद्रयान स्टूडियोज जा सकते हैं, शायद इन विधि निधियों को वहां खर्च किया जा सकता है। अगले दिन सुबह जल्दी चंद्रयान स्टूडियोज ऑफिस में श्री राज, भले ही सभी मूल मॉडल और सर्वोच्च आवश्यकताओं के हों, 16 लाख का बजट उपयोग नहीं होगा और इससे गेम की विकास प्रगति भी धीमी हो जाएगी। फरहान कुरैशी ने अभी श्री राज के अनुरोध को सुनने के बाद समझाया, गेम की प्रगति थोड़ी धीमी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। धीमा काम बारीक काम देता है। मैं जो बनाना चाहता हूं वह एक उच्च गुणवत्ता वाला गेम है। जहां तक 16 लाख के बजट के गेम के बजट से अधिक होने की बात है, इसे संभालना आसान है। क्या हमारी कंपनी के पास कई अन्य गेम नहीं हैं? हम इन निधियों को उन अन्य गेम्स के संचालन में उचित रूप से निवेश कर सकते हैं। फरहान कुरैशी के शब्दों को सुनकर राज सिंघानिया ने उदासीनता से हाथ हिलाया। उन्होंने मन ही मन सोचा, गेम की प्रगति क्या, मुझे तुम्हारी बारीकियां पता हैं। गेम के मुख्य योजनाकार के रूप में तुमने अपने पूर्व बॉस के लिए कई घाटे वाले गेम की योजना बनाई थी। धीमी प्रगति का मतलब बस इतना है कि गेम बाद में लॉन्च होगा और बाद में घाटा देगा। क्या वह इसकी परवाह करेंगे? ठीक है श्री राज। फरहान कुरैशी ने श्री राज के शब्दों को सुनकर सहमति जताई। उन्होंने मन ही मन सोचना शुरू किया। इतने बड़े वित्तीय समर्थन के साथ वह पहले से सोचे कुछ जटिल सेटिंग्स को आजमा सकते हैं। मूल रूप से वह गेम लॉन्च होने के बाद उसकी प्रतिक्रिया देखकर ये तय करना चाहते थे कि इन्हें जोड़ा जाए या नहीं। अब ऐसा लगता है कि इन्हें पहले से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तुम लोग अपने काम में व्यस्त हो जाओ, मैं चलता हूँ। राज सिंघानिया उठे और जाने की तैयारी करने लगे। चूंकि पैसा खर्च हो चुका था, अब यहाँ रुकने की जरूरत नहीं थी। फरहान कुरैशी ने श्री राज को जाने की तैयारी करते देख जल्दी से कहा, रुकिए श्री राज, और कुछ? राज सिंघानिया ने मुड़कर फरहान कुरैशी की ओर देखा। फरहान कुरैशी ने श्री राज का सवाल सुनकर मुस्कुराया। श्री राज, वाकई एक बात है, लेकिन यह अच्छी बात है। क्या अच्छी बात? राज सिंघानिया ने हल्का सा भौहें सिकोड़ी। इतने समय के अनुभव के आधार पर उनके द्वारा कही गई अच्छी बातें निश्चित रूप से अच्छी नहीं होती। ये तियानलोन गेम की बात है। हाल ही में इसका ट्रैफिक अचानक बहुत बढ़ गया है। हाल ही में कई खिलाड़ियों ने गेम में पैसे खर्च किए हैं। इस समय तियानलोन ने मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है। हालांकि यह ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर यह जारी रहा तो मुनाफा निश्चित रूप से बढ़ेगा। बेशक ये सब श्री राज की चतुराई के कारण है। पहले उन्होंने नवाबों की जीतने की इच्छा को उभारा, फिर उपकरणों की निकलने की दर को सबसे कम किया ताकि नवाब उपकरण हासिल न कर सकें और अंत में उन्हें दूसरों से उपकरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। श्री राज की यह चाल वाकई शानदार है। फरहान कुरैशी ने खुद से बात करते हुए कहा, श्री राज को प्रशंसा भरी नज़रों से देखते हुए। इस दौरान ब्रिजेश पिल्लई तियानलोन गेम की स्थिति पर नज़र रख रहे थे और उन्होंने कंपनी के गेम अकाउंट का उपयोग करके गेम में प्रवेश किया और व्यक्तिगत रूप से इसकी जांच की। आखिरकार उन्हें समझ में आया कि क्या हो रहा है और उन्हें यह भी समझ में आया कि श्री राज को गेम अकाउंट की ज़रूरत क्यों थी। पता चला कि श्री राज खुद एक टोली थे। उन्होंने पहले भी गेम टोली की व्यवस्था की थी, लेकिन वे सभी खपत को प्रोत्साहित करने के लिए थे। चूंकि गेम घाटे में था, उन्होंने जीबे शंग टोली को हटा दिया था। आखिरकार टोली के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। फरहान कुरैशी के शब्दों को सुनकर राज सिंघानिया थोड़ा भ्रमित हो गए। मेरे पास चतुर साधन हैं, मैंने क्या किया और तियानलोन मुनाफे की स्थिति में लौट आया, यह क्या बात है? रुकिए, तियानलोन के मुनाफे की बात क्या है? फरहान कुरैशी ने श्री राज के चेहरे पर अनजान भाव देखा और उनकी आंखों में प्रशंसा और बढ़ गई। उन्हीं ने तियानलोन को जीवित किया, लेकिन अब वे इसे स्वीकार करने से इनकार करने लगे। ये वही है जिसे कहते हैं काम पूरा होने के बाद कपड़े झाड़कर चले जाना और अपनी उपलब्धियों और प्रसिद्धि को छिपाना। लेकिन चूंकि श्री राज इसे स्वीकार नहीं करना चाहते, उन्होंने इसे उजागर नहीं किया। उन्होंने सहयोग करने का नाटक किया और पूरी कहानी फिर से बताई। फरहान कुरैशी की कहानी सुनकर राज सिंघानिया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उन्होंने टेबल का सहारा लेकर धीरे से कुर्सी पर बैठ गए। तियानलोन मुनाफे में है और असली पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड खुद वे हैं। पता नहीं कितना समय बीता। राज सिंघानिया धीरे धीरे होश में आए और एक लंबी सांस छोड़ी। उन्होंने अभी सोचा, ऐसा लगता है कि मामला उतना गंभीर नहीं है जितना उन्होंने सोचा था, और अब जो लोग गेम में आए हैं वे सभी सोना कमाने वाले हैं।
ये लोग वास्तव में गेम खेलना नहीं चाहते, वे केवल जंगली क्षेत्र में उपकरण निकालकर उसे बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन जो अमीर व्यक्ति उपकरण इकट्ठा करता है, वह निश्चित काल तक उपकरण इकट्ठा नहीं कर सकता। जब अमीर व्यक्ति ने पर्याप्त उपकरण इकट्ठा कर लिए और कोई उपकरण खरीदना नहीं चाहता, तो ये लोग धीरे धीरे गेम छोड़ देंगे। उस समय तियानलोंग पहले की घाटे की स्थिति में लौट आएगा। ये समझने के बाद राज सिंघानिया ने आखिरकार राहत की सांस ली। श्रीराज, हमें आगे क्या करना चाहिए? फरहान कुरैशी ने देखा कि श्रीराज लगातार चुप हैं, तो उन्होंने टटोलते हुए पूछा। राज सिंघानिया ने फरहान कुरैशी की ओर देखा, कुछ कहना चाहते थे, मुंह खोला और आखिरकार बंद कर लिया, और श्रेया नायर को लेकर चंद्रयान स्टूडियोज से चले गए। उन्हें अचानक एक समस्या का एहसास हुआ। उन्होंने अनजाने में गेम खेलकर इसे लगभग पुनर्जनन कर दिया था। अगर उन्होंने कुछ और आदेश दिए, तो क्या वे गलती से गेम को पूरी तरह से पुनर्जनन कर देंगे? ये तो परेशानी होगी। सोचने के बाद उन्हें लगा कि वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वैसे भी जब अमीर व्यक्ति ने पर्याप्त उपकरण इकट्ठा कर लिए, तो वे सोना कमाने वाले समूह और स्टूडियो धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। बस इसे ठंडे दिमाग से निपटाएं। फरहान कुरैशी ने सिर खुजलाया, श्रीराज को देखकर जो कुछ कहने में हिचकिचा रहे थे, और भ्रमित हो गए। श्रीराज का ये व्यवहार आखिर क्या मतलब है? उन्होंने तियानलोंग गेम को कैसे निपटाना है, ये भी नहीं बताया। काफी देर तक सोचने के बाद वे श्रीराज का मतलब नहीं समझ पाए। मजबूरी में उन्होंने विक्रम यादव की मदद मांगने का फैसला किया। पूरे चंद्रयान स्टूडियोज में शायद केवल विक्रम यादव ही समझ सकते हैं कि श्रीराज का मतलब क्या है। थोड़ी देर बाद विक्रम यादव बाहर से अंदर आए। मैनेजर फरहान, क्या बात है? श्रीराज अभी आए थे, तुम्हें पता है? पता है, क्या वे तुमसे नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करने नहीं आए थे? मैंने अभी गेम इंडस्ट्री के बारे में सीखना शुरू किया है। अगर यह प्रोजेक्ट के बारे में है, तो मैं बिल्कुल मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर विक्रम यादव ने सोचा कि फरहान कुरैशी नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहते हैं। यह नए प्रोजेक्ट की बात नहीं, तियानलोंग गेम की बात है। फरहान कुरैशी ने समझाया और फिर अभी जो हुआ उसे दोहराया। फिर उन्होंने विक्रम यादव की ओर देखा। बताओ, श्रीराज का ये व्यवहार आखिर क्या मतलब है? तो ये बात है। फरहान कुरैशी का वर्णन सुनने के बाद विक्रम यादव को जैसे अचानक कुछ समझ आया। यह मामला वास्तव में बहुत सरल है। अरे, क्या तुम्हें श्रीराज का मतलब समझ आ गया? फरहान कुरैशी ने विक्रम यादव को आश्चर्य से देखा। उन्होंने इतनी देर तक सोचा, लेकिन फिर भी श्रीराज के आखिरी भाव को नहीं समझ पाए। क्या विक्रम यादव ने सिर्फ उनकी बात सुनकर श्रीराज का इरादा समझ लिया? विक्रम यादव ने फरहान कुरैशी के आश्चर्य भरे चेहरे को देखा, हल्का सा मुस्कुराया और फिर विश्लेषण शुरू किया। देखो, तियानलोंग की अब इतनी अच्छी स्थिति है। क्या ये श्रीराज की चुपके से की गई मेहनत का नतीजा है? हाँ, फरहान कुरैशी ने सहमति में सिर हिलाया। तियानलोंग मुनाफा कमा सकता है, ये सब श्रीराज ने व्यक्तिगत रूप से टोली बनकर और इसे बदलकर किया है। इसमें कोई शक नहीं है। तो तुम कहते हो कि श्रीराज ने गेम को इस हद तक बदल दिया है? तुम फिर भी श्रीराज से पूछना चाहते हो कि आगे क्या करना है? क्या यह उचित है? बॉस तो बॉस हैं, वे हमें रास्ता दिखा सकते हैं और एक सामान्य दिशा दे सकते हैं। हमें जो करना है वह ये है कि बॉस द्वारा दी गई दिशा के अनुसार अध्ययन और प्रगति करते रहें। वरना अगर बॉस को सब कुछ खुद करना पड़े, तो फिर हमारे अस्तित्व का क्या मतलब है? विक्रम यादव ने धीरे धीरे अपनी बात पूरी की और सामने बैठे फरहान कुरैशी की ओर देखा। ये सुनकर फरहान कुरैशी की आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं, जैसे उन्हें कोई प्रेरणा मिली हो। उन्हें समझ आ गया। हाँ, मैं कंपनी का मैनेजर और गेम का मुख्य योजनाकार हूँ। श्रीराज ने चुपके से तियानलोंग को इस स्थिति में बदल दिया है, और मैंने सिर्फ श्रीराज से पूछा कि आगे क्या करना है, तो यह अजीब नहीं होगा कि श्रीराज ने मुझे ध्यान नहीं दिया। तो अब मुझे जो करना है वह है तियानलोंग को पूरी तरह से पुनर्जनन करना। ये सोचकर फरहान कुरैशी ने उत्साह से विक्रम यादव की ओर देखा। मैं समझ गया, तुम्हारी सलाह के लिए धन्यवाद। धन्यवाद की कोई बात नहीं। श्रीराज ने मुझे यहाँ स्थानांतरित किया ताकि मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करूँ। विक्रम यादव ने शांतिपूर्वक हाथ हिलाया। हाँ, मिलकर काम करें। फरहान कुरैशी ने सहमति में सिर हिलाया और फिर ब्रिजेश पिल्लई को बुलाया। वह तियानलोंग की स्थिति को बदलने जा रहे थे। जल्द ही ब्रिजेश पिल्लई ऑफिस में आए। मैनेजर फरहान, आपके क्या आदेश हैं? मैं तुमसे तियानलोंग की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछना चाहता हूँ। क्या तुम हाल ही में तियानलोंग की चीज़ों पर नज़र नहीं रख रहे थे? मुझे सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। फरहान कुरैशी ने कहा। ओह, ये बात, मुझे तियानलोंग के बारे में पता है। ये सुनकर ब्रिजेश पिल्लई तुरंत उत्साहित हो गए। इन 2 दिनों में काम के बाद तियानलोंग की विशिष्ट स्थिति को समझने के लिए वे हर दिन खेलते थे, लेकिन उपकरण निकलने की दर वाकई बहुत कम थी। फिर उन्होंने तियानलोंग की कहानी विस्तार से बतानी शुरू की।
बस इतना ही, अब गेम में आने वाले लगभग सभी लोग उपकरण बेचकर पैसा कमाने वाले हैं। ब्रिजेश पिल्लई की कहानी सुनकर फरहान कुरैशी गहरी सोच में डूब गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीरे से सिर उठाया। ऐसा लगता है कि गेम को पूरी तरह से पुनर्जनन करने की कुंजी यह है कि इन पैसा कमाने वाले खिलाड़ियों को असली खिलाड़ियों में कैसे बदला जाए। विक्रम यादव ने भी विचारशीलता से कहा, मुझे गेम के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन गेम में उपकरण इकट्ठा करने के बारे में मेरी कुछ समझ है। आजकल गेम इतने सारे खिलाड़ियों को आकर्षित कर सकता है, सब इसलिए क्योंकि कुछ लोग पैसे खर्च करके उपकरण इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन अगर उपकरण इकट्ठा करने वाले लोग गायब हो गए तो ये उपकरण खरीदने वाले लोग शायद खत्म हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमें हमेशा उन लोगों के समूह पर नज़र रखनी होगी जो उपकरण इकट्ठा करते हैं। एक बार जब वे उपकरण इकट्ठा करना बंद कर देंगे तो हमें उचित प्रतिक्रिया देनी होगी, जैसे कि अपने पैसे खर्च करके उपकरण वापस खरीदना। बेशक हमें जो कीमत देनी है वह बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बस कुछ हज़ार। हमें बस उन सोना कमाने वालों को ये बताना है कि अभी भी लोग उपकरण इकट्ठा कर रहे हैं और उनके द्वारा निकाले गए उपकरण अभी भी दूसरों द्वारा खरीदे जाएंगे। यही कारण है कि श्री राज ने उपकरणों की निकलने की दर को सबसे कम करने को कहा था। केवल उपकरणों की निकलने की दर को सबसे कम करके ही सोना कमाने वालों के लिए उपकरण प्राप्त करना मुश्किल होगा और उपकरण इकट्ठा करने वालों के लिए सभी उपकरण इकट्ठा करना इतना आसान नहीं होगा। ये कहते हुए विक्रम यादव मन ही मन आश्चर्यचकित हो गए। श्री राज ने ये सब बहुत पहले सोच लिया था। फरहान कुरैशी ने ये सुनकर सहमति में सिर हिलाया। संयोग से श्री राज ने नए प्रोजेक्ट में एक राशि निवेश की है, जिससे पता चलता है कि अतिरिक्त निधियों को अन्य गेम्स के संचालन में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर उपकरण इकट्ठा करने वाले लोग वाकई उपकरण इकट्ठा करना बंद कर देते हैं तो हम अतिरिक्त निधियों का उपयोग उपकरण वापस खरीदने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा उपकरणों की निकलने की दर को फिर से समायोजित किया जा सकता है। ये पहले से ही सबसे कम है, लेकिन कुछ अन्य सेटिंग्स की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए आप एक उपकरण को इस तरह सेट कर सकते हैं कि एक निश्चित समय के भीतर उसकी निकलने की दर 0 हो। चाहे आप कितना भी खेती करें, वह नहीं निकलेगा। इससे उपकरणों का नुकसान भी कम से कम होगा और उपकरण खरीदने वालों के लिए अधिग्रहण का समय बढ़ जाएगा। ये कहते हुए कई लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे और उनके विचार और स्पष्ट हो गए। ब्रिजेश पिल्लई ने इस समय बोलना शुरू किया। पिछले 2 दिनों में गेम खेलने से मैंने मोटे तौर पर जाना कि कई पुराने खिलाड़ी गेम छोड़ चुके हैं। ज़्यादातर के छोड़ने का कारण यह है कि बाद में गेम में क्रिप्टो गोल्ड की समस्या बहुत गंभीर हो गई थी। कुछ मध्यम और निम्न स्तर के खिलाड़ियों को गेमिंग का कोई अनुभव नहीं मिलता था। अगर क्रिप्टो गोल्ड की समस्या हल हो जाए और कुछ गेम्स की खेलने की क्षमता बढ़ाई जाए तो मुझे लगता है कि इन पुराने खिलाड़ियों के रहने की संभावना बहुत अधिक है। फरहान कुरैशी ने ब्रिजेश पिल्लई के शब्दों को सुना और सहमति जताई। हाँ, यही कारण है कि श्री राज ने आखिरी उपकरण सेट को पैसे से खरीदने के लिए नहीं सेट किया, बल्कि इसे जंगली राक्षसों से निकलने के लिए सेट किया। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि मुफ्त उपकरणों का एक सेट विकसित किया जा सकता है जो पैसे से खरीदे गए उपकरणों को बदल सके। इन उपकरणों की निकलने की दर को थोड़ा बढ़ाया जाएगा ताकि ये खिलाड़ी जल्द से जल्द उपकरण प्राप्त कर सकें और अपनी युद्ध शक्ति बढ़ा सकें। गेम लेवल के लिए भी यही सच है। ये देखते हुए कि रिटायर्ड खिलाड़ियों और कुछ नए खिलाड़ियों के गेम कैरेक्टर लेवल बहुत पीछे रह गए हैं, शुरुआती स्तर के जंगली राक्षसों का अनुभव बढ़ाया जा सकता है ताकि वे जल्दी से अपने लेवल बढ़ा सकें। अगर सभी उपकरण और लेवल के अंतर को हल कर लिया जाए तो गेम का अनुभव बहुत बेहतर हो जाएगा। फरहान कुरैशी ने बोलना खत्म किया और विक्रम यादव ने सही समय पर बोला, कुछ मुफ्त उपकरण सेट करना ठीक है जो नवाब उपकरणों को बदल सकें, लेकिन मुझे लगे सीओएनता है कि हमें उन नवाब खिलाड़ियों की भावनाओं पर भी विचार करना चाहिए जो पैसे खर्च करते हैं। आखिरकार 1 लाख रुपये का उपकरण सेट है। अगर इसे आसानी से बदल दिया गया तो यह उचित नहीं होगा। मुझे लगता है कि इस 1 लाख रुपये के उपकरण की निकलने की दर को और कम किया जा सकता है ताकि खिलाड़ी इसे आसानी से न प्राप्त कर सकें। फरहान कुरैशी ने यह सुना और सिर हिलाया। सही कहा, नवाब खिलाड़ियों को पूरी तरह से अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन्हें एक अनूठा एहसास देना होगा। कुछ और शानदार कपड़े सेट किए जा सकते हैं। ये कपड़े गेम कैरेक्टर की युद्ध शक्ति को नहीं बदल सकते, लेकिन ये गेम कैरेक्टर की उपस्थिति और कुछ स्किल विशेष प्रभावों को बदल सकते हैं। उस समय इन उपकरणों को खिलाड़ियों के मेल बॉक्स में उनके नवाब स्तर के अनुसार एक एक करके वितरित किया जाएगा। इससे न केवल गेम का संतुलन सुनिश्चित होगा, बल्कि नवाब खिलाड़ियों की विशिष्टता भी सुनिश्चित होगी। ब्रिजेश पिल्लई ने फरहान कुरैशी के बोलने का इंतजार किया और फिर सुझाव दिया। पिछले 2 दिनों में गेम खेलने के बाद मैंने पाया कि तियानलोन के वर्तमान गेम कैरेक्टर बहुत एक जैसे हैं। मुझे लगता है कि और कैरेक्टर जोड़े जा सकते हैं, जैसे जादूगर, निशानेबाज और अन्य अलग अलग पेशे। प्रत्येक पेशे की अलग स्थिति होगी और अलग अलग पेशों के अनुसार संबंधित उपकरण और स्किल बुक सेट की जा सकती हैं, और ये पेशे एक दूसरे के साथ सहयोग करके और मजबूत युद्ध शक्ति दिखा सकते हैं।
फिर कई बहुत शक्तिशाली सुपर बॉस सेट किए जा सकते हैं। केवल जब ये खिलाड़ी एक साथ काम करेंगे तभी वे इन्हें मार सकेंगे, और फिर इस बॉस पर कुछ पुरस्कार सेट किए जा सकते हैं जो अन्य जंगली राक्षसों पर नहीं मिल सकते। फरहान कुरैशी और विक्रम यादव ने ब्रिजेश पिल्लई के सुझाव को सुना और सहमति में सिर हिलाया। अगर इस तरह डिज़ाइन किया गया तो यह वाकई गेम को और दिलचस्प बना देगा। फिर कई लोगों ने विस्तृत चर्चा की। अंत में फरहान कुरैशी ने टेबल पर हल्के से दस्तक दी और कहा, तो ये तय हुआ। पहला काम है गेम संतुलन की समस्या को हल करना। प्रतिस्थापन उपकरण को बदलना आसान है, बस मूल नवाब उपकरणों के मॉडलिंग में कुछ बदलाव और रंग समायोजन करें। चूंकि यह प्रतिस्थापन है, मान समान रह सकते हैं। फिर गेम की खेलने की क्षमता है। आप ब्रिजेश पिल्लई के सुझावों का पूरी तरह से पालन कर सकते हैं, ये देखते हुए कि उपकरण इकट्ठा करने वाले लोग किसी भी समय उपकरण खरीदना बंद कर सकते हैं। ये बदलाव जल्दी करना होगा। कंपनी में अब कुल मिलाकर 50 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। मैंने फैसला किया है कि नए प्रोजेक्ट के संचालन को बनाए रखने के लिए केवल कुछ बुनियादी कर्मचारियों को रखा जाए और बाकी लोग तियानलोन के सुधार में पूरी तरह से जुट जाएं। फरहान कुरैशी खड़े हो गए और अपने डेस्क के सामने खड़े हो गए। उनकी आंखों में पहले कभी न देखी गई चमक थी। इस बार उन्हें तियानलोन को अपने चरम पर लौटाना होगा। चांदनी टेक्सटाइल मिल्स। संजय मोरे ने धीरे से अपनी गाड़ी कंपनी के सामने खड़ी की। राज सिंघानिया गाड़ी से उतरे ही थे कि अनजाने में 2 बार छींक गए। श्री राज, क्या आपको सर्दी हो गई है? श्रेया नायर ने राज सिंघानिया को छींकते देख चिंतित होकर पूछा। कोई बात नहीं, शायद गाड़ी में एयर कंडीशनर बहुत ठंडा था। राज सिंघानिया ने हाथ हिलाया और कंपनी में चले गए। ऑफिस में वापस राज सिंघानिया ने सीधे कंप्यूटर चालू किया और तियानलोन गेम में प्रवेश किया। कुछ दिनों तक ये गेम न खेलने के बाद वे देखना चाहते थे कि यह अब क्या हो गया है। गेम में प्रवेश करते ही जैसे ही वे जन्मस्थान में प्रकट हुए, उन्होंने 2 आकृतियों को जल्दी से पास से गुजरते देखा जो सीधे जंगली क्षेत्र की ओर जा रहे थे। यह राज सिंघानिया थोड़ा हैरान रह गए। पहले वे अपने जन्मस्थान में किसी से नहीं मिल पाते थे। आज उन्होंने गेम में प्रवेश करते ही 2 लोगों से मुलाकात की। क्या यह इतनी जल्दी बदल गया? नीचे बाएं कोने में सार्वजनिक चैट चैनल की ओर देखा। उन्होंने देखा कि पहले खाली पड़ा चैट चैनल अब एक के बाद एक उपशीर्षक स्क्रॉल कर रहा था। ये देखना असंभव था कि क्या कहा जा रहा है, और यह अगले संदेश से ढक जाता था। उत्सुकतावश उन्होंने सार्वजनिक चैट चैनल पर क्लिक किया। त्यानहुओ स्टूडियो ड्रैगन स्लेइंग सूट इकट्ठा करता है, 10,000 रुपये प्रति टुकड़ा, कोई धोखा नहीं। पूर्ण स्तर का बॉस टीम को लेवल अप करने के लिए ले जाता है, एक दिन में 30। शहर के उत्तर में राइनो ग्रुप कप्तान 24 घंटे जंगल साफ करने के लिए टीम का नेतृत्व करता है, बिना रुके। आप फॉलो कर सकते हैं और लटक सकते हैं और निकले। उपकरण बेतरतीब ढंग से वितरित किए जाएंगे। टीम प्रवेश शुल्क 40 रुपये प्रति दिन और 2 स्थान बचे हैं। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। राज सिंघानिया ने एक एक करके उपशीर्षक देखे। उनके सिर पर काली रेखाएं उभर आईं। ये बैरेज अभी भी पहले की तरह खाली दिखते हैं। चैट रूम बंद किया। गेम कैरेक्टर को जंगली क्षेत्र में ले गए। जंगली क्षेत्र का दृश्य और भी जीवंत था। हर जगह खिलाड़ी इधर उधर दौड़ते दिख रहे थे, या तो जंगली क्षेत्र में थे या जंगली क्षेत्र की ओर जा रहे थे। ये दृश्य देखकर राज सिंघानिया पूरी तरह से विश्वास कर चुके थे कि यह गेम पूरी तरह से मुनाफे में था। लेकिन कोई बात नहीं, ये लोग बस अपने उपकरण बेचकर पैसा कमा रहे हैं और वे वास्तव में खेलना नहीं चाहते। जब उपकरण इकट्ठा करने वाले उपकरण इकट्ठा कर लेंगे तो गेम लगभग पहले की घाटे की स्थिति में लौट आएगा। लेकिन मैं खुद कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता, राज सिंघानिया ने मन ही मन सोचा और फिर सीधे गेम से बाहर निकल गए। तियानलोन के गेम आइकन को देखकर उन्होंने आखिरकार इसे सीधे अनइंस्टॉल करने का फैसला किया। क्या गेम खेलना? अगर खेलते रहे तो मेरे 80 लाख रुपये चले जाएंगे। श्री राज, आपका पानी। श्रेया नायर पानी लेकर आए और संयोग से श्री राज को तियानलोन गेम अनइंस्टॉल करते देख लिया। उनके दिल में थोड़ा भावुक हो उठा। उन्होंने पहले कभी भी श्री राज को गेम खेलते देखा था और सोचा था कि श्री राज बोरियत के कारण आराम करना चाहते हैं। लेकिन आज चंद्रयान स्टूडियोज में उन्हें एहसास हुआ कि श्री राज गेम नहीं खेल रहे थे, बल्कि एक घाटे वाले गेम को मुनाफे में बदलने का तरीका ढूंढ रहे थे। श्री राज ने ये कर दिखाया। हालांकि श्री राज खुश और आत्मसंतुष्ट नहीं थे, बल्कि शांतिपूर्वक गेम को अनइंस्टॉल कर दिया। जीत में अभिमान नहीं और हार में निराशा नहीं, केवल इस पहलू में वह उनसे बहुत पीछे हैं। लगता है मुझे अभी भी कई पहलुओं में और अध्ययन करने की जरूरत है। राज सिंघानिया ने श्रेया नायर द्वारा दिया गया पानी का गिलास लापरवाही से लिया और एक घूंट पिया। अरे, इस बार क्या बनाया? क्या ये कॉफ़ी की खुशबू नहीं है? उन्होंने सिर उठाकर श्रेया नायर की ओर संदेह से देखा। श्री राज, मैंने कॉफ़ी नहीं बनाई। ये सर्दी की दवा है जो सर्दी को रोक सकती है। श्रेया नायर ने जल्दी से समझाया।
श्री राज ने अभी 2 बार छींका था। उन्हें सर्दी होने की चिंता थी, इसलिए उन्होंने सर्दी की दवा का एक कप बनाया। ओह धन्यवाद, राज सिंघानिया ने मुस्कुराकर धन्यवाद दिया। हालांकि उन्हें नहीं लगता था कि उन्हें सर्दी हुई है, लेकिन सर्दी की दवा केवल रोकथाम के लिए थी और एक कप पीने में कोई नुकसान नहीं था। बचे हुए कुछ हजार विधि निधियों को देखकर वे आखिरकार निश्चिंत हो गए। तियानलोन भी एक झूठा अलार्म था और अब बिजनेस विभाग थोड़ा पेचीदा है। बिजनेस विभाग के ये 3 नए लोग हाल ही में ऑर्डर लेने में और अधिक बार हो गए हैं। लगता है हमें इसे रोकने का कोई तरीका सोचना होगा, वरना हर 3 दिन में वे मुझे 1 लाख या 2 लाख का छोटा ऑर्डर दे देंगे, जो अकेले ज़्यादा नहीं है, लेकिन जमा होने पर यह भी एक बड़ी राशि है। लेकिन क्या किया जा सकता है? लोगों को जबरन बिजनेस चलाने से रोकना निश्चित रूप से काम नहीं करेगा और इसे उल्लंघन माना जाएगा। राज सिंघानिया गहरी सोच में डूब गए। चांदनी औद्योगिक क्षेत्र कार्यालय भवन, पार्क मैनेजर के ऑफिस में महेश अय्यर ने सामने बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति को परेशान चेहरे के साथ देखा। उस समय ये तय हुआ था कि 5 साल तक किराए पर लेने के बाद मैं आपको रियायती कीमत दूंगा। अब आपने केवल 2 साल तक किराया लिया है और अब आप किराया नहीं लेना चाहते। आप मुझे क्या करने को कह रहे हैं? मुझे इतने बड़े कारखाने के लिए खरीदार ढूंढने के लिए इंतजार करना होगा। भाई महेश, आप भी जानते हैं कि मैं किराया नहीं लेना नहीं चाहता, लेकिन आप पिछले 2 सालों में कारखाने की स्थिति भी जानते हैं। केवल लगभग 1000 वर्ग मीटर के 2 मंजिला कारखाने का सालाना किराया 6 लाख रुपये है। लेकिन अब वह कारखाना मुनाफा कमाने में भी परेशानी झेल रहा है। भले ही मैं किराया लेना जारी रखूं, मेरे पास किराया देने के लिए पैसे नहीं होंगे। अधेड़ उम्र का व्यक्ति दुखी चेहरे के साथ बोला कि उस समय वह बहुत उत्साहित था। कारखाने को बड़ा और मजबूत करने के लिए उसने सीधे 1000 वर्ग मीटर के क्षेत्र वाला कारखाना किराए पर लिया, जिसमें 2 मंजिलें थीं जो लगभग 2000 वर्ग मीटर थीं। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि पिछले 2 सालों में आर्थिक मंदी के कारण कारखाना बिल्कुल मुनाफा नहीं कमा सका। इतने महंगे किराए के साथ वह इसे वहन नहीं कर सकता था, इसलिए उसे मजबूरी में कारखाना वापस करना पड़ा। महेश अय्यर ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की थकी हुई शक्ल को देखा और एक लंबी सांस छोड़ी। पार्क मैनेजर के रूप में इतने सालों तक उन्होंने ऐसी कई चीजें देखी हैं। ये तो फिर भी ठीक है, कुछ मालिकों ने सब कुछ खो दिया है। ऐसा करते हैं, मैं आपसे 1 महीने का किराया लूंगा। अगर मुझे इस महीने के भीतर खरीदार मिल गया तो मैं जमा राशि पूरी तरह से वापस कर सकता हूं। अगर मुझे खरीदार नहीं मिला तो मैं केवल इसका हिस्सा ही वापस कर सकता हूं। वह केवल इतना ही कर सकते हैं। अनुबंध के अनुसार जमा राशि वापस नहीं की जा सकती। ठीक है, फिर मैं आपको परेशान करूंगा। अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक पल के लिए हिचकिचाया और सिर हिलाया। दोपहर में कई बड़े ट्रक धीरे धीरे वर्कशॉप के दरवाजे पर रुके और विभिन्न कपड़ा बनाने वाली मशीनें गाड़ियों में साफ सुथरे ढंग से रखी गई थीं। भाई अनिल, तुम उन्हें मशीन टूल्स को वर्कशॉप में भेजने का निर्देश दो और पुराने मशीन टूल्स को बाहर निकाल कर रख दो। मैंने पुराने मशीन टूल्स को रिसाइकिल करने वाले निर्माता से संपर्क किया है। इसे लगभग 1 लाख रुपये में बेचा जा सकता है, लेकिन इसके लिए श्री राज की मंजूरी चाहिए। लोकेश राणा गाड़ी से उतरे और अनिल शिंदे से बोले, ठीक है, मैं यहीं हूँ। अनिल शिंदे ने सिर हिलाया और उसी समय एक फोकलिफ्ट ड्राइवर को सावधानी से एक मशीन नीचे ले जाने का निर्देश देना शुरू किया। ऑफिस। लोकेश राणा ने दरवाजा खटखटाया और अंदर चले गए। क्या सारे उपकरण खरीद लिए? लोकेश राणा को आते देख राज सिंघानिया ने पूछा। लोकेश राणा ने सिर हिलाया और श्रीराज के इशारे पर वह डेस्क के सामने बैठ गए। हाँ श्रीराज, सभी मशीन टूल्स खरीद लिए गए हैं और बेशक फ्लो स्क्रबर और नेटवर्क केबल भी संपर्क में हैं। लेकिन 2 चीजें हैं जिन्हें मुझे आपको रिपोर्ट करना है। वे क्या हैं? राज सिंघानिया ने लोकेश राणा की ओर देखा। ओह, पहली चीज पुराने मशीन टूल्स को बदलने की है। उन नई मशीन टूल्स के आने के बाद पुराने मशीन टूल्स को रखने की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने एक कंपनी से संपर्क किया जो सेकेंड हैंड मशीन टूल्स को रिसाइकिल करती है। वे किसी भी समय किसी को कीमत का आकलन करने के लिए भेज सकते हैं, लेकिन मैंने खुद अनुमान लगाया और ये लगभग 1 लाख रुपये के आसपास होगा। लोकेश राणा ने धीरे से कहा। राज सिंघानिया ने टेबल पर अपनी उंगलियों से थपथपाया और अपने चेहरे के भावों को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। थोड़ी देर बाद उन्होंने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मुझे ये पता है, तुम जाकर इसे करो। उन्होंने मशीन को रिसाइकिल करने से इनकार करने के कई कारण सोचे, लेकिन अंत में सभी को विधि ने खारिज कर दिया। कोई रास्ता नहीं, विधि निधि में जोड़ 1 लाख रुपये जुड़ जाएंगे। दूसरी बात क्या है? विक्रम यादव ने यह सुनकर जल्दी से बोला। दूसरी बात यह है कि कुछ नए मशीन टूल्स पूरी तरह से स्वचालित हैं। हमारे वर्कशॉप के कर्मचारी इन्हें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और इसके लिए व्यवस्थित प्रशिक्षण की जरूरत होगी।
मशीन टूल्स बेचने वाले निर्माता ये प्रशिक्षण मुफ्त में प्रदान करेंगे, लेकिन हमारे लोगों को वहां जाना होगा और इसे व्यक्तिगत रूप से सीखना होगा। वहां दिए गए प्रशिक्षण स्थानों की संख्या 8 से 10 लोग हैं और अवधि 20 दिन है। इस दौरान वे खाना और रहने की जगह प्रदान करेंगे। ये सुनकर राज सिंघानिया ने आखिरकार राहत की सांस ली। आखिरकार यह पैसे की बात नहीं थी। फिर उनके दिमाग में एक प्रेरणा कौन थी? वे सोच रहे थे कि बिजनेस विभाग को ऑर्डर लेने से कैसे रोका जाए। क्या यह एक शानदार मौका नहीं है? सेल्समैन के लिए अपनी वर्कशॉप की मशीन टूल्स के संचालन को समझना मददगार है ना? कम से कम वे ग्राहकों से यह बढ़ाई कर सकते हैं कि उनकी वर्कशॉप की मशीन टूल्स कितनी शानदार हैं और उनके द्वारा बनाए गए कपड़े कितने अच्छे हैं। अगर आपको मशीन टूल्स के संचालन की बिल्कुल समझ नहीं है और आपकी बढ़ाई वास्तविक है, तो आप ग्राहकों को ऑर्डर देने के लिए कैसे मना सकते हैं? तो इस मशीन टूल प्रशिक्षण के लिए बिक्री विभाग के लोगों को भी जाना होगा, जो उचित है। सबसे अच्छा होगा अगर तीनों सेल्समैन वहां जाएं। राज सिंघानिया ने मन में सोचा कि इस मामले में कोई भी बिजनेस नहीं चलेगा और कोई ऑर्डर नहीं लिया जाएगा। लेकिन जल्द ही विधि ने एक रिमाइंडर दिया कि बिक्री विभाग से कम एक व्यक्ति को बिजनेस चलाने के लिए रहना होगा। ऐसे में 2 लोगों को भेजते हैं। लगता है उदय वर्मा और सिद्धार्थ भारद्वाज ने पिछले 2 महीनों में सबसे ज्यादा ऑर्डर लिए हैं, तो इन्हें वहां पढ़ने के लिए भेजते हैं। ये सोचकर उन्होंने सीधे बोला, हमें प्रशिक्षण सूची में बिजनेस विभाग से उदय वर्मा और सिद्धार्थ भारद्वाज को जोड़ना चाहिए और फिर वर्कशॉप से 8 लोगों का चयन करें। मैं समझ गया, श्री राज। लोकेश राणा ने सिर हिलाया और यह नहीं पूछा कि बिजनेस विभाग के लोगों को क्यों जोड़ा गया। श्री राज के पास इसके लिए स्वाभाविक रूप से कोई कारण होगा। वैसे श्री राज, वर्कशॉप से 8 लोगों को प्रशिक्षण के लिए स्थानांतरित किया गया है। इसके अलावा केवल कुछ लोग ही नई मशीन का उपयोग कर सकते हैं। अगला उत्पादन प्रगति बहुत कम हो सकती है। ये सुनकर राज सिंघानिया ने हल्का सा मुस्कुराया। ये तो अच्छी बात थी। वे इससे ज्यादा और क्या मांग सकते थे? कोई बात नहीं, लेकिन ये 10 लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उन्हें भी व्यापार यात्रा माना जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें कुछ व्यापार यात्रा सब्सिडी दी जाएगी। श्री राज, वे वहां रहने और खाने की सुविधा प्रदान करते हैं और यह सिर्फ पढ़ाई के लिए है। सब्सिडी की कोई जरूरत नहीं है। लोकेश राणा ने याद दिलाया कि उन्होंने वहां के लोगों से पहले ही बात कर ली थी और सभी भोजन और रहने की सुविधा शामिल थी और आने जाने का परिवहन भी वे ही संभाल रहे थे। खर्च करने की कोई जगह ही नहीं थी। लोकेश, सब्सिडी क्यों नहीं है? अगर वहां का खाना बहुत खराब हुआ और कर्मचारी उसकी आदत नहीं डाल पाए, तो क्या उन्हें बाहर जाकर बेहतर खाना नहीं खाना पड़ेगा? वरना अगर वे पर्याप्त खाना नहीं खाएंगे तो वे पढ़ाई पर ध्यान कैसे दे सकते हैं? एक दिन की बात नहीं है। अगर वे बाहर 2 बार खाने जाएं और एक भोजन की कीमत 100 रुपये हो, तो दिन का खाने का सब्सिडी 200 रुपये है। और अगर वे बाहर खाने जाएं तो उन्हें टैक्सी लेनी होगी और दूरी कम या ज़्यादा हो सकती है, तो इसे एक दिन का टैक्सी किराया 200 रुपये मान लेते हैं। और निश्चित रूप से कुछ अन्य अदृश्य खर्चे भी होंगे। इस तरह हिसाब लगाएं तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 500 रुपये मान लेते हैं। राज सिंघानिया ने चुपके से मन में हिसाब लगाया कि एक व्यक्ति को एक दिन में 500 रुपये और 10 लोग 20 दिन के लिए। सब्सिडी में खर्च होने वाला पैसा ठीक 1 लाख रुपये है, जो पुराने मशीन टूल्स को रिसाइकिल करने से मिले पैसे को ऑफसेट कर देता है। अच्छा, पैसा खर्च हो गया और बिक्री विभाग के 2 सदस्यों को भी स्थानांतरित कर दिया गया। नतीजतन कंपनी में केवल एक सेल्स पर्सन बचेगा और ऑर्डर की मात्रा में काफ़ी कमी आने की उम्मीद है। ये वाकई एक पत्थर से 2 शिकार करता है। समय बीतता गया। जल्द ही काम खत्म होने का समय हो गया। कर्मचारियों का एक समूह समूहों में कंपनी कैंटीन की ओर भागा। भाई अनिल, मैंने सुना है कि कर्मचारी छात्रावास बनकर तैयार हो गया है। हाँ, अंतिम काम पूरा हो गया है। इसे थोड़ा हवादार किया जाएगा और फिर आप अंदर जा सकते हैं। अनिल शिंदे ने अपने सहकर्मी का सवाल सुना और जवाब दिया। तो रात के खाने के बाद वहां जाकर देखें, एक कर्मचारी ने सुझाव दिया। उसकी आंखों में उत्सुकता थी, ये सोचते हुए कि कर्मचारी छात्रावास कैसा होगा। सुना है कि 2 लोग एक कमरे में रहेंगे, जो अब 6 लोगों के एक कमरे में रहने से कम बेहतर है। हो सकता है। अनिल शिंदे ने सिर हिलाया। वह भी देखना चाहता था कि नया कर्मचारी छात्रावास कैसा दिखता है। रात के खाने के बाद वर्कशॉप के कर्मचारी छात्रावास की ओर भागे। यहाँ तक कि वे लोग जो खाने के बाद लाउंज में खेलने जाना चाहते थे, उन्होंने खेलना बंद कर दिया और सभी कर्मचारी छात्रावास की ओर भागे। कर्मचारी छात्रावास के दरवाजे पर पहुंचे। सभी बेसब्री से अंदर गए और घूमना शुरू किया। ये गलियारा अच्छा है, रोशनी बहुत उज्ज्वल है। अरे, क्या ये कर्मचारी छात्रावास है? एक कर्मचारी ने एक छात्रावास का दरवाजा खोलकर अंदर गया और आश्चर्य से चिल्लाया। तुरंत बाद अन्य कमरों से कई और आश्चर्य भरे चिल्लाहटें आईं। अनिल शिंदे ने आश्चर्य भरे चिल्लाहटों को सुना और एक छात्रावास का दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। जब उन्होंने अंदर का लेआउट देखा तो वे अवाक रह गए।
उन्होंने अनुमान लगाया था कि कर्मचारी छात्रावास अच्छा होगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना अच्छा होगा। यहाँ तक कि टीवी ड्रामा और एयर कंडीशनर भी तैयार थे। जब उन्होंने बाथरूम खोला तो टॉयलेट, वाटर हीटर और शावर सब कुछ पूरा था। हालांकि वे बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन 2 लोगों के लिए पर्याप्त थे। बेडरूम में एक बड़ा डबल बेड और मोटा गद्दा भी था। होटल का स्टैंडर्ड रूम भी केवल इतनी ही कॉन्फ़िगरेशन वाला होगा। और कमरे में सभी इलेक्ट्रिकल उपकरण प्रसिद्ध ब्रांडों के थे और वे सस्ते नहीं थे। यह माहौल तो बस एक छोटा सा घर है। पत्नी, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, इस कमरे में डबल बेड है, या शायद दंपति का कमरा होगा, हम भविष्य में यहीं रहेंगे। मैंने कहा था कि श्रीराज अपने कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छे हैं, अब तुमने देख लिया। अनिल शिंदे ने अपनी पत्नी की ओर मुड़कर कुछ गर्व के साथ कहा। उस समय उन्होंने उसे यहाँ आने को कहा था, लेकिन वह तैयार नहीं थी। रेखा शिंदे ने छात्रावास के लेआउट को देखा और अवाक रह गई। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अनिल शिंदे ने जो कहा था, क्या ये वाकई हमें रहने के लिए है। कमरे में इलेक्ट्रिकल उपकरणों और सस्ता न दिखने वाले डबल बेड को देखकर क्या ये वाकई उन्हें रहने के लिए है। बेशक, क्या तुमने अंदर आते समय दरवाजे पर कर्मचारी छात्रावास के 4 बड़े शब्द नहीं देखे? ये वह छात्रावास है जो श्रीराज ने हमारे कर्मचारियों के लिए बनवाया है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें कैंटीन में मेहनत करनी चाहिए। अगर मैंने देखा कि यह साफ नहीं है तो मैं रात को वापस आने पर तुम्हें साफ कर दूंगा। रेखा शिंदे ने अनिल शिंदे के कुछ घमंडी चेहरे को देखा और हंसी। क्या तुम कर सकते हो? ये सुनकर अनिल शिंदे का चेहरा सख्त हो गया और उन्होंने कमजोरी से कहा, मैं गंभीरता से बात कर रहा हूँ। मैंने और कुछ नहीं कहा, और कंपनी का व्यवहार इतना अच्छा है, मैं स्वाभाविक रूप से इसका सम्मान करूंगी। रेखा शिंदे ने अनिल शिंदे को आंखें दिखाईं और छात्रावास का दौरा शुरू किया। अगले दिन चंद्रयान स्टूडियोज, फरहान कुरैशी, विक्रम यादव और कंपनी के कई प्रमुख कर्मचारी सुबह जल्दी कंपनी के मीटिंग रूम में आए। क्या घोषणा तैयार है? फरहान कुरैशी ने ब्रिजेश पिल्लई की ओर देखा और पूछा। ब्रिजेश पिल्लई ने जम्हाई ली और थोड़ा थकान के साथ कहा, सब हो गया। भविष्य में गेम में बदलाव और विभिन्न लाभ सब उसमें लिखे हैं। गेम की प्रगति को तेज करने के लिए उन्होंने कल रात घर जाकर रात भर में घोषणा लिखी थी। तुम्हारी मेहनत के लिए धन्यवाद। फरहान कुरैशी ने ब्रिजेश पिल्लई के कंधे पर थपथपाया। कोई रास्ता नहीं था, कंपनी ओवरटाइम की अनुमति नहीं देती थी, इसलिए उन्हें घर जाकर काम करना पड़ा, लेकिन उन्होंने केवल ब्रिजेश पिल्लई से ऐसा करने को कहा था। उन्होंने अन्य कर्मचारियों से ऐसा करने को नहीं कहा। आखिरकार ये श्रीराज द्वारा बनाया गया नियम था ताकि कर्मचारियों को पर्याप्त आराम मिल सके। अगर उन्होंने उन्हें घर जाकर ओवरटाइम करने को कहा तो ये पहले से कोई अलग नहीं होगा। ठीक है, चूंकि घोषणा तैयार है, हम एक अपडेट पैकेज बनाएंगे और घोषणा को जल्द से जल्द जारी करेंगे ताकि वे खिलाड़ी गेम में कुछ बदलावों को जल्द से जल्द जान सकें। अगली चीज़ गेम उपकरण है। ग्रुप 1, उन उपकरणों को जो नवाबों की जगह लेते हैं, उन्हें आज कम से कम आधा पूरा करना होगा। बस मूल मॉडलिंग में कुछ बारीक समायोजन और रंग समायोजन करें। कोई समस्या है? फरहान कुरैशी ने अपनी नज़र ग्रुप 1 के नेता पर टिकाए। मैनेजर फरहान, प्रतिस्थापन उपकरणों का आधा हिस्सा पूरा हो गया है और बाकी आधा आज पूरा हो सकता है। ग्रुप 1 के नेता ने जवाब दिया। पूरा हो गया? क्या ये कल दोपहर को दिया गया काम नहीं था? फरहान कुरैशी ने मुड़कर ग्रुप 1 के नेता को भ्रमित होकर देखा। ग्रुप 1 के नेता ने फरहान कुरैशी का सवाल सुनकर थोड़ा शर्मिंदगी से कहा, कल मैंने मैनेजर ब्रिजेश से सुना कि यह मामला थोड़ा जरूरी है और तियानलोन गेम्स के जीवन और मृत्यु से संबंधित है। मैं वापस गया और अपनी टीम के सदस्यों के साथ इस पर चर्चा की, इसलिए मैंने रात को निजी तौर पर ओवरटाइम किया। आखिरकार श्रीराज हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। श्रीराज ने नीति बदलने के बाद से हमने वाकई एक दिन भी ओवरटाइम नहीं किया है। श्रीराज ने हमारे लिए ये किया है। कर्मचारियों के रूप में हम उनके लिए ओवरटाइम करने को तैयार हैं। ऐसे शब्दों से फरहान कुरैशी भावुक हो गए। पहले उन्होंने कभी किसी कर्मचारी को कंपनी में स्वेच्छा से ओवरटाइम करते नहीं देखा था। वाकई श्रीराज की कंपनी का एक अलग आकर्षण है, और खेल आयोजन के समापन के बाद से इन लोगों में हल्का बदलाव आया है और वे कंपनी को दिल से स्वीकार करने लगे हैं। पहले ये लोग सोचते थे कि एक दिन काम करें और एक दिन की कमाई करें, कंपनी का जीवन और मृत्यु उनके लिए मायने नहीं रखता। अब मानसिकता ये बन गई है कि मैं कंपनी का हिस्सा हूं और एक अदृश्य संबंध है। अब उन्हें आखिरकार समझ में आया कि श्रीराज ने खेल आयोजन में इतने उदार उपहार क्यों वितरित किए। ये निस्संदेह कर्मचारियों के दिल जीतने के लिए था। बस इतना है कि यह तरीका बहुत महंगा है और कुछ मालिक ऐसा करने को तैयार नहीं होते। आखिरकार ईमानदार मजदूर हैं। अगर तुम काम नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें बदल दूंगा। फरहान कुरैशी ने यह सोचा और अपने विचारों को वापस लिया। ग्रुप 2 की ओर देखा। तो तुम ग्रुप 2,
को निम्न स्तर के जंगली राक्षस के अनुभव और मुफ्त उपकरणों की निकलने की दर के मूल्य को समायोजित और संतुलित करना होगा। निदेशक फरहान, हमारे ग्रुप 2 ने भी कल रात एक छोटी शिफ्ट की थी, इसलिए ये काम पूरा हो गया है। ग्रुप 2 के नेता ने शर्मीले ढंग से कहा। उनके ग्रुप 2 का एक सदस्य ग्रुप 1 के एक सदस्य का दोस्त है। जब उन्हें पता चला कि ग्रुप 1 निजी तौर पर ओवरटाइम करने जा रहा है, तो वे स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं रहना चाहते थे। श्रीराज के लिए ओवरटाइम करना, ये शर्मनाक नहीं है। ये सुनकर फरहान कुरैशी का मुंह सिकुड़ा और फिर उन्होंने अपनी नज़र ग्रुप 3 के नेता पर डाली। उनके पूछने से पहले ही ग्रुप 3 के नेता ने पहले से ही मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अचानक एहसास हुआ कि चुपके से ओवरटाइम करने का एहसास काफ़ी अच्छा है। तो अनजाने में कल की व्यवस्था पूरी हो गई। ठीक है, कुल मिलाकर 3 टीमें थीं जिन्होंने रात को स्वेच्छा से ओवरटाइम किया और आज के कार्यों को समय से पहले पूरा कर लिया। फरहान कुरैशी ने आह भरी और फिर कुछ याद आया। मैंने तुमसे ओवरटाइम करने को नहीं कहा। अगर श्रीराज ने गलती से सोचा कि उन्होंने इन कर्मचारियों से ओवरटाइम करने को कहा तो यह आपदा होगी। चिंता मत करो निदेशक फरहान, हम ओवरटाइम समझते हैं, कई टीम लीडरों ने एक साथ मुस्कुराते हुए कहा। फरहान कुरैशी और कई टीम लीडर भ्रमित हो गए, यह नहीं जानते कि उन्होंने क्या समझा। हालांकि चूंकि आज के कार्य पूरे हो गए हैं तो कल के कार्यों की व्यवस्था करें। आखिरकार तियानलोन को अपडेट करने की गति जितनी तेज होगी उतना बेहतर होगा। फरहान कुरैशी ने मन में सोचा और आज के कार्यों की व्यवस्था शुरू की। एक प्रगति विकास ढूंढा और 3 दिन में तियानलोन की प्रारंभिक योजना को बदला और पूरा किया जा सकता है। फिर जल्दी से ऑनलाइन करें ताकि वे खिलाड़ी तियानलोन के बदलावों को जल्द से जल्द महसूस कर सकें। ... एक किराए के मकान में जतिन मल्होत्रा ने अपनी अंगूठी को देखा और उत्साह से आंसू बहाए। इतने लंबे समय बाद उन्होंने आखिरकार दूसरा उपकरण प्राप्त किया, ड्रैगन स्लेइंग रिंग। ये वाकई आसान नहीं था। जतिन मल्होत्रा ने आह भरी और अपना चेहरा धोने और तरोताजा होने के लिए खड़े हुए। जैसे ही वे खड़े हुए और अपने पैर हिलाए, उनके पैरों के नीचे से खटखट की आवाज़ आई। नीचे देखने पर उन्होंने जमीन पर ढेर सारे रेड बुल के डिब्बे लुढ़कते देखे। थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने सभी रेड बुल के डिब्बों को एक तरफ लात मार दी और बाथरूम में चले गए। साधारण धुलाई के बाद उन्होंने सीधे हर्षवर्धन को फ़ोन किया। चूंकि उपकरण निकल गया है तो स्वाभाविक रूप से इसे जल्द से जल्द नकद में बदलना होगा। पता नहीं हर्षवर्धन ने ये रिंग ली या नहीं। अगर उन्होंने इसे नहीं लिया तो इस बार उन्हें फिर से 50,000 रुपये मिले। थोड़ी देर बाद जतिन मल्होत्रा ने अपने हाथ में 50,000 रुपये को देखा और खुशी से हंसे। इतनी मेहनत के बाद यह इसके लायक था। पहले साफ सफाई करें, थोड़ा आराम करें और फिर जारी रखें। ... एक शानदार विला में चिराग ओबरॉय ने अभी प्राप्त ड्रैगन स्लेइंग रिंग को देखा और फिर गेम कैरेक्टर को देखा। इस समय उनके पास ड्रैगन स्लेइंग सीरीज के केवल 6 अलग अलग उपकरण थे और वे चुप हो गए। इतने लंबे समय तक उन्होंने कुल मिलाकर 8 उपकरण इकट्ठा किए, जिनमें से 2 डुप्लीकेट थे, इसलिए उनके पास केवल 6 अलग अलग उपकरण थे। इस पल में उन्हें इस गेम में गहरी दुर्भावना महसूस हुई। ये गेम उपकरण इतने मुश्किल से निकलते हैं। पहली बार उन्हें ऐसा लगा कि वे पैसा खर्च करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते। अगर रोहन सेठी ने विभिन्न गेम ग्रुप्स और फोरम्स में उपकरणों की खरीद की घोषणा नहीं की होती तो शायद वे अब 6 अलग अलग उपकरण भी इकट्ठा नहीं कर पाते। पता नहीं वे कब सभी उपकरण इकट्ठा कर पाएंगे और उस व्यक्ति से अपनी पिछली शर्मिंदगी का बदला ले पाएंगे। चिराग ओबरॉय ने आह भरी और अचानक गेम में एक नई घोषणा देखी। इससे उन्हें थोड़ा नयापन महसूस हुआ क्योंकि इस गेम ने लंबे समय से कोई घोषणा जारी नहीं की थी। उत्सुकतावश उन्होंने घोषणा पर क्लिक किया। ये कहानी जारी रहेगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।